अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आज काफ़ी टाइम बाद कोई नावल अपलोड कर रही हूँ कॉज मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं कोई नावल अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ एंड तक रीड कीजिएगा या एंड तक सुनिएगा। नावल का जनर कुछ इस टाइप से है: रूड हीरो, कज़िन मैरिज, जॉइंट फैमिली, फ्रेंडशिप बेस और लाइक नॉटी हीरोइन। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नावल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अपने रिव्यू कमेंट में लाजमी दीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। दर्द के सैलाब में राहत के नाम। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। अंदर के फिजाओं के करिश्मे भी अजीब हैं। मीना टूट के बरसे भी तो बादल नहीं होते। कुछ मुश्किलें ऐसी हैं कि आसान नहीं होती। कुछ ऐसे मायमे हैं कि कभी हल नहीं होते। शाइस्तगी गम के सबब आँखों के सहरा नमनाक तो हो जाते हैं, झल नहीं होते। कैसे ही तलालम हो मगर कलज़्म जा हैं। कुछ याद चीज़ें हैं कि वो उझल नहीं होते। इशाक की मांद कई आहिल हवस भी पागल नज़र आते हैं, पागल नहीं होते। सब ख्वाहिशें पूरी हों फराज ऐसा नहीं है, जैसे कई अशआर मुकम्मल नहीं होते। मैंने इस दुनिया से बहुत धोखे खाए हैं, मेरी रूह पर बहुत से कोड़े लग चुके हैं। अब बस, अब और नहीं, मुझे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। उसकी आंखों में सुर्ख देखकर लगता था कि वो बहुत ही आंसू बहा चुका है। ए अल्लाह, तो मुझे बख्श देना। मैं तेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़, कोई नाता नहीं, मुझे इससे कोई चाहत नहीं है। वो अपने आंसू पोंछते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गया था। वहाँ से एक पिस्तौल निकाली। वो पिस्तौल अपने हाथ में थामे एक ज़ख्मी मुस्कुराहट से उसकी जानिब देख रहा था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका छूकर गुजर गया। वो आ चुकी थी। वो माहिरा अहमद को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि वो मेरे कमरे में ज़रूर आएगी। उसने तेज़ी से पिस्तौल वापस अलमारी में रख दी और हस्ब मामूल दरवाजे के करीब खड़ा होकर उसके अंदर आने का इंतज़ार करने लगा। अरीब सुल्तान को ढंग से नफ़रत करना भी नहीं आती थी, या शायद मोहब्बत के बाद नफ़रत होती ही नहीं है। बैरूनी दरवाज़ा अबूर करते ही उसकी नज़र लॉन में पड़े हुए झूले पर पड़ी थी तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। वो बचपन में अक्सर उसके साथ झूले पर बैठी उसे झूठी कहानियाँ सुनाकर बेवकूफ़ बनाती, फिर उसकी बेवकूफ़ बन जाने पर उसको तंग करती थी। अब वो जब भी इस घर में आती तो खाला जान के साथ इस झूले पर बैठकर घंटों बातें करना उसका मामूल था। फिर उसकी नज़र छत की मुंडेर पर पड़ी। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वो अक्सर यहीं खड़ा होकर माहिरा को छुप छुप कर देखता था। वो अक्सर पकड़ा भी जाता था। फिर खाला जान माहिरा के सामने ही उसे तंग करती थी। फिर वो चलती हुई अपने हाथ में पहनी एक कम कीमत अंगूठी को चाहत से देखने लगी। इन दोनों की मंगनी की वक्त खाला जान की हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो उन्होंने सस्ती सी अंगूठी से काम चला लिया था, जो कि आज माहिरा की नज़र में दुनिया की हर शय से ज़्यादा बेशकीमत है। वो घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो लॉन्च में सोफे पर बैठी बार बार उसके कमरे की जानिब नज़रें दौड़ा रही थी। जब वो कम उम्र थी तो बासानी उससे मिलने चली जाती थी। माहिरा, तुम अरीब को चाय दे आओ। खाला माहिरा की उलझन समझ चुकी थी। माहिरा पहले तो हैरत से उन्हें देखती रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोबारा इशारे से कहा तो माहिरा भी जवाबन मुस्कुरा दी थी और चाय का कप उठाए उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। बहुत तेज़ धड़कते दिल के साथ अभी नॉक करने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुल गया। अचानक दरवाज़ा खुल जाने से वो चौंकी नहीं थी, क्योंकि ये इन दिनों का मामूल था। बचपन से लेकर आज तक वो जब भी घर में आती तो वो अपने कमरे में उसका इंतज़ार करता रहा था और माहिरा के आने तक अपने कमरे के दरवाजे के करीब ही खड़ा रहता था। वो आज भी नहीं बदला था। चाय? माहिरा ने हया के बाइस झुकी नज़रों से कहा था। चंद लम्हों तक जवाब ना आने पर माहिरा ने नज़रें उठाई। उसे देखा तो ठिठक कर रह गई थी। उसकी आंखें जलती भट्टी की मांद लग रही थी। वो उसे वहशत से घूर रहा था। माहिरा को उसकी नज़र को देखना अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो कप थामे बगैर ही पलट गया और चलकर कमरे में मौजूद इकलौती खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। माहिरा को अब बेचैनी होने लगी। वो कमरे में दाखिल हो गई थी। चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें माहिरा और अरीब एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बचपन में वो दोनों स्कूल टूर के साथ खेवड़ा गए थे। ये तस्वीर इस टूर की थी। माहिरा ने ज़िद करके उसके साथ बनवाई थी। वो तस्वीर माहिरा ने अपने पास रख ली थी, जो कि बाद में गुम हो गई और अब यहाँ थी। कुछ याद आया इस तस्वीर से? वो अब भी खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था, जबकि वो उसके रवैये को समझने से कासिर थी। माहिरा की फिक्रमंदी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक वो मुड़ा और बेबस नज़रों से माहिरा को देखता रहा, फिर अलमारी की जानिब चल दिया।
माहिरा के पसीने छूटने लगे। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक डायरी, एक छोटी सी चीज़ और एक रंग बिरंगी छतरी थी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है माहिरा अहमद, उसने दर्द भरे लहजे में कहते हुए वो डायरी माहिरा के कदमों में गिरने के बाइस इसमें से कुछ तस्वीरें नजर आईं। माहिरा सख्ते की कैफियत में उन्हें देखती रही। ये अरीब सुल्तान की दुनिया थी जिसमें कुल 335 तस्वीरें हैं, जिनमें से 300 तस्वीरें सिर्फ तुम्हारी हैं माहिरा अहमद। इस 15 साल ज़िंदगी में तुम इतनी अहम हो गई कि मेरी डायरी में मेरी सिर्फ 15 तस्वीरें बचीं। माहिरा को उसकी आंखों का दर्द दिख रहा था, पर वो दर्द था क्यों और वो बार बार थी क्यों बोल रहा था। माहिरा का दिल डूबने लगा। और ये तुम्हारी चीज़ें मैं अपने कपड़ों के साथ रखता था ताकि मेरा कोई भी दिन इसे देखे बगैर ना गुजरे। बेवकूफ़ था ना। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। माहिरा की आंखों का मंजर धुंधला गया। बचपन में एक मर्तबा अरीब के सर पर चोट आई थी तो उसके सर से खून बहने लगा। माहिरा ने फ़ौरन ही अपनी चीज़ी चुनरी उसके माथे पर बांध दी थी। उस रोज़ से आज तक इतने सालों वो अपने पास संभाल कर रखे हुए था। और ये छतरी, उसने वो छतरी भी ज़मीन पर फेंकी। वो क्यों माहिरा की हर निशानी को जलील कर रहा था? सालों पुरानी मोहब्बत से नफरत क्यों? माहिरा की आंखों का मंजर वाज़ा था। बचपन में अपनी ईदी के पैसे खर्च करके ये छतरी तुम्हारे लिए खरीदी थी। माहिरा निहायती रंज से बोली थी। वो बर्फ नज़रों से उसे देखता रहा। ओह, तो तुम्हें याद थी? उसने ना जाने क्या जताते हुए कहा था। क्यों कर रहे हो ये सब? माहिरा ने खुद को मजबूत करते हुए पूछा था। तुम्हें पता है एक ताल्लुक़ की रूह क्या होती है? वो उसकी चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए था। वफ़ा, जानती हो वफ़ा होती है। वो सिर्फ वफ़ा के फ़िक्रे रट कर नहीं आई, ये मेरे अमल में भी शामिल है। माहिरा की अफसरदा नज़रें उसके दर्द में मुब्तला नज़रों में खड़ी हुई थी। वो सपाट चेहरे से उसे देखने लगा। मुझे तो तुम्हारे किसी अमल में कहीं वफ़ा नज़र नहीं आई। मैं पहलू में बात नहीं करती, जो कहना है खुलकर कहो। अब माहिरा का चेहरा भी सपाट दिख रहा था, अलबत्ता चेहरे पर जमे हुए आंसू के निशान मौजूद थे। बताने को कुछ रहा ही नहीं, सब तो तुमने मिट्टी में मिला दिया। वो बहुत अजीब लहजे में बोला था। माहिरा चलो, हमें पार्लर चलना है। हालांकि आवाज़ पर वो चौंकी और पलटी और शिकवा किना नज़रों से उसे देखती बाहर की जानिब चल दी, जबकि वो बुत बना खड़ा रहा था। अरीब जिस हद तक खूबसूरत था, अगर कोई देख लेता तो ज़रूर हैरान होता कि वो क्यों खुद को ख़त्म करने पर तुला था। वो तो किसी पहाड़ी इलाके का मुकीम लगता था। उसके सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर भूरी आंखें कितनी दिलफरेब लगती थीं, मगर एक और चीज़ जो उसे दिलकश बनाती थी वो थे उसके भूरे बाल, जो आंखों की मुशाबह थे, और हल्की हल्की दाढ़ी कितनी अच्छी लगती थी। वो तो सबके दिलों पर हुक्मरानी करने वाला था, मगर उसके दिल पर जिसकी हुकूमत थी उसी ने उसका दिल तोड़ा था। अचानक ही यादों के संग माजी में चला गया था। 4 घंटे पहले। मातम खुशी के मौके पर भी करना पड़ सकता है, ये बात आज अरीब ने पहली बार सीखी थी। ये तजर्बा उसके लिए बहुत महलिक साबित नहीं होने वाला था। हमारी शादी की खबर सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे उसके तासुरात देखने हैं। वो सोचते हुए गाड़ी पर सवार हुआ और मौत के कुएं की जानिब बढ़ने लगा था। मंगनी के 4 साल बीतने के बावजूद वो अपनी मंगेतर से इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया था। माहिरा के वालिद का अचानक इंतकाल हुआ तो माँ को जवान बेटी के मुस्तकबिल ने खौफ दिलाया। माहिरा के वालिद का ऑफिस माहिरा के भाई ने संभाल लिया था। उन्होंने माहिरा की मंगनी अपनी बड़ी बहन के बेटे अरीब से कर दी थी। माहिरा और अरीब की मुलाकात फैमिली फंक्शन में ही होती थी, वो भी सिर्फ रस्मी अलीक सलीक। माहिरा की गंदमी रंगत में बहुत कशिश थी। उसकी सिया शफाफ आंखें थीं और घने सिया बाल, जिन्हें वो जब भी खोलती तो किसी आबशार की तरह नीचे गिरते थे। और उसका वो प्यारा सा डिम्पल जो उसको सबसे मुमताज़ करता था, अरीब को बहुत ही पसंद था। बदलते मौसम के साथ अरीब उसकी चाहतों में मुब्तला होने लगा था। अकेले में उसके साथ ख्वाब देखने लगा। वो अक्सर माहिरा के लिए अपनी माँ के हाथ तहाइफ भिजवाता था, मगर नाम सिर्फ माँ का ही इस्तेमाल होता था कि वो तहाइफ लेकर गई हैं। वो अक्सर माँ से माहिरा की आदतों, पसंद और नापसंद का पूछता। माँ हंसते हुए उसे जन मुरीद कह देती थी, तो वो घंटों शर्मिंदा होता रहता। उसने अपनी सैलरी में से माहिरा के लिए सोने की पायल भी खरीदी थी। कुछ अरसे बाद अरीब की माँ ने बहन के मशवरात के बाद उनकी शादी तय कर दी। इस दिन अरीब बहुत खुश था। आज माँ के कहने पर वो उसे यूनिवर्सिटी से पिक करके शॉपिंग पर ले जाने वाला था। वो यूनिवर्सिटी पहुँच चुका था। गाड़ी रुकने पर उसने अपने सामने जो मंजर नज़र आया वो निहायत ही दिल खराश था। पार्किंग एरिया में उसकी कज़िन किसी लड़के की बाहों में खड़ी थी। माहिरा का रुख दूसरी जानिब था। वो अरीब को ना देख पाई थी। अरीब की खुशी अचानक ही बुलबुले की मांद ख़त्म हो चुकी थी। माहिरा? वो हैरत में मुब्तला गाड़ी में बैठा बस यही बोल पाया था। उसे अपने कानों में तपिश महसूस होने लगी थी। माथे पर हैरत से बल पड़ गए थे। अब वो ना जाने अनजान लड़का माहिरा के गाल चूमकर उसे
अलहदा हुआ। अरीब के गुस्से के बायस लब भीज गए थे, चेहरे ने भी सुर्ख रंग ओढ़ लिया था। काबिल ने नफरत हो तुम माहिरा अहमद। वो शदीद गुस्से के आलम में गोया हुआ था। उसे अपने सीने में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर क्या? शायद दिल। उसकी आंखों में किरचियाँ छलकने लगी थीं, चुभने लगी थीं। उसे रोना नहीं था क्योंकि वो मर्द था। मुआशरे ने उसके रोने पर अजीब सी पाबंदी लगा रखी थी। वो वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में निकला और घर पहुँचते ही अपने कमरे में कैद हो गया। अब पिछले 4 घंटे से वो मर्द सीने के दर्द के बाइस बुत बना ज़मीन पर बैठा रहा था। वो माशरती असूलों का पारदार आंसू पर काबू पाए हुए था, जबकि आंखें आतिश फिशा का मंजर पेश कर रही थी। वो माहिरा से मिलने के बाद दोबारा पिस्तौल थामे खड़ा था। तुमने क्या कर दिया माहिरा? मुझे दोबारा मार दिया तुमने। आज वो अपनी बर्बादी के बाद इस हाल पहुंच चुका था। मौला, मैं थक चुका हूँ। तेरी दुनिया में मुझे कोई माहिरा, कोई खुशी, कुछ नहीं चाहिए। उसने सोचते हुए पिस्तौल कनपट्टी से लगाया। कुछ लम्हे सोचता रहा। इस दुनिया में सबसे प्यारा अरीब है, मेरा बच्चा, मेरी कुल कायनात है। उसके जहन में वो फिक्रें गूंजे जो उसकी माँ उसे अक्सर व बेशतर कहा करती थी। इस दिल पर कोड़े लगते महसूस हुए। इस पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। एक अजीब सी बेबसी ने उसे आन घेरा। नहीं, खुदकुशी करके मैं मेरी माँ को जीते जी नहीं मार सकता। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं खुद को क्यों ख़त्म करूँ? लोगों के रवैये इतने अहम कैसे होंगे कि मैं उनके सपनों के लिए उन सांपों के लिए खुद को मिटा दूँ? उसने जैसे कुछ समझते हुए पिस्तौल नीचे कर लिया था। उसने सांस हवा के सुपुर्द की। नहीं, मुझे किसी की बेवफाई मार नहीं सकती। उसकी बुराइयां उसकी ज़िंदगी को तबाह करेंगी। दूसरों के गुनाहों की सज़ा मुझे खुद को और अपनी माँ को नहीं देनी। उसकी लाचारी उसके चेहरे पर वाज़ह थी। उसने सोचते हुए पिस्तौल वापस रख दिया था। स्कूल में एक टीचर का चश्मा मुझसे टूट गया था। जब वो वापस आई तो मैं बहुत डर गई थी। वो बहुत सख्त मिजाज थी। वो सिया बाल कंधे पर गिराए बेड पर बैठी। आज उसकी मेहंदी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। चंद रोज़ पहले की मुलाकात की बात वो यूं ही बिखरी नजर आने लगी थी। मतलब फिर असली वाली क्लास लगी तुम्हारी? उसकी दोस्त ने जोश से पूछा था। टीचर ने पूछा तो वो फ़ौरन ही टीचर के पास जा पहुंचा और चश्मा तोड़ने का इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। माहिरा की बेजान आंखों में उल्फत की चमक दिखाई दी। अरे वाह, मतलब बड़ा केयरिंग है तुम्हारा अरीब, उसकी सहेली उसे छेड़ते हुए बोली थी। चंद लम्हे तक वो इन दोस्तों के बातों में मसरूफ़ रही। फिर एक फ़ोन कॉल के रूप में एक नया तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। वो मोबाइल कान से लगा कर खड़ी हो गई। हर तरफ लोगों का सैलाब था। पूरा ख़ानदान उसकी शादी पर खुश नज़र आ रहा था। अरीब के इस वाक़े के बाद वो बिल्कुल खामोश था। अलबत्ता उसने शादी पर कोई एतराज़ नहीं किया था। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। लब हैरत से खुल गए थे, हाथ कँपाने लगे थे। उसके रुखसारों पर एक आंसू बह गया था। उसने खोए हुए अंदाज में मोबाइल कुर्सी पर रखा। कमरे में मौजूद सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। इतने में माहिरा की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो सीधा उसके पास ही आकर ठहर गई थी। सब खैरियत तो है? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस नज़रों से इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखती रही थी। अब तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है माहिरा? उसके जवाब ना देने पर माँ ने तंग आकर पूछा था। हालांकि कॉल थी, उन्होंने एक ज़रूरी काम से मुझे जाना होगा। बेटा, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम माइयों बैठी हो, तुम आज कहीं नहीं जा। अभी माँ की बात अधूरी ही थी कि उसने उनकी बात काटी थी। अम्मा, मैं शहरयार के साथ जा रही हूँ, आधे घंटे तक आ जाऊँगी। वो भागते हुए अपने छोटे भाई शहरयार के साथ चली गई थी। तुम ऐसे शादी तोड़कर नहीं जा सकती। माहिरा उसके घर पहुँचकर उसके सामने खड़ी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो नफ़रत से बोलते हुए मुँह फेर गया था। उसका चेहरा सुर्ख था, आंखों की सुर्खी शबे बेदारी का पता दे रही थी। हमारी बहुत बदनामी होगी अगर तुम बारात ना लाए तो। आंसू बह रहे थे, पर वो रो नहीं रही थी। होठों पर कपकपाहट बिता रही थी। लोग हम पर भी थूकेंगे, लेकिन मैं फिर भी बारात लेकर नहीं आऊँगा, वो बेरुखी दिखाते हुए बोला और फ़ौरन ही नज़रें फेर गया था। तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते? बेयकीनी से सर हिला रही थी। चेहरे की सफ़ेदी और माथे पर पसीने की बूंदें बढ़ती ही जा रही थी। शादी टूटना, माँ बाप की इज्जत, लोगों की बातें, रिश्तेदारों के ताने और छोटे बहन भाइयों के रिश्तों में मसाइल, नेज़े मुस्तकबिल का पूरा खाका नक्शा उसके आंखों के सामने वाज़ा था। अरीब ने यूनिवर्सिटी वाला वाक़या माहिरा के सामने बयान किया तो हैरत में जकड़ी उसे देखती रही। माहिरा के अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। अब तो दिल भी दम तोड़ चुका था। जो तुम मेरे साथ कर चुकी हो उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। उसकी आंखें वीरान लग रही थीं। वो चंद लम्हे बेबसी से उसे देखती रही, जबकि वो भी रुख मोड़े खड़ा था। वो लड़की मैं नहीं थी, वो बदिक्कत बोली तो अरीब ने कोई जवाब न दिया था।
बस इतना सा यकीन था मुझ पर। वो टूटे दिल के समेटते हुए बोली थी, तुम पर यकीन नहीं, ईमान था, जिसे तुम अपने जूते तले रोन चुकी हो। वो भी बिल्कुल बिखर चुका था। ईमान ऐसे तो नहीं लाया जाता। माहिरा ने दोबारा शिकवा किया था। वफ़ा भी तो ऐसे नहीं की जाती। वो उसकी जानिब बर्फ नज़रों से देख रहा था। चंद लम्हे खामोशी छा गई। मैं बारात लेकर नहीं आने वाला और ये मेरी आखिरी फ़ैसला है। वो ख़ुद को मजबूत करते हुए हतमी अंदाज में गोया हुआ था। वो उसकी बात पर यकीन कर चुकी थी। वो वाकई नहीं आएगा। अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हें बद्दुआएं दूंगी। तुम हमें ऐसे बेइज्जत करके कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। वो टिप टिप आंसू गिराती तकलीफ से गोया हुई थी। अब की बार वो उसकी तरफ देखकर ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। तुम्हारी बद्दुआएं देने से पहले ही मुझे लग गई माहिरा। देखो मेरा हाल, तुम मुझे बर्बाद कर चुकी हो। मैं तुमसे किस तरह नफरत कर पाऊंगा। उसका लहजा बहुत ही कमज़ोर था। चंद लम्हे वो रंज और हैरत से उसे घूरती रही। वो बहुत लाचार लग रही थी। जो भी है, हम बाद में मसला सुलझा लेंगे। तुम समझ नहीं रहे। लड़की की शादी टूटना है इस माशरे में बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। तुम किस तरह एक लड़की को बर्बाद कर सकते हो। वो अब इल्तिजाई लहजे में बोली थी, जबकि उसने दोबारा रुख मोड़ लिया था। चंद लम्हे उसने मज़ीद उसकी बेरुखी को देखा। अगर कल का सूरज तुम्हारी शादी का इनकार के साथ नजर आया तो याद रखना, बेआवाज़ लाठी वाला ये उजाले ख़त्म करने की कुदरत रखता है। वो कहती हुई पलट गई। अरीब को अब पलट कर नहीं देखना था। उसे मुजस्समा नहीं बनना था। वो नहीं चाहता था कि उसके दिल में जमी बर्फ़ अब कभी भी पिघल सके। मैं अरसलान मीर। ये स्ट्रीट ईस्ट लंदन में मेरा दूसरा साल था जब मैंने उससे पहली बार देखा। मैं शॉपिंग बैग्स थामे मॉल से बाहर निकल रहा था। वो मेरे सामने आकर रुकी। पहले तो मैं चौंक गया, फिर टिकटिकी बांधे उसे देखने लगा था। उसकी आंखों का गहरा नीला रंग देखकर मेरी अकल ये कबूल करने से इनकारी थी कि वो कोई इंसान है। मैंने पहली बार ऐसी आंखें देखी थीं। उसकी दूधिया रंगत, माथे पर छोटे छोटे कटे सुनहरी बाल किसी नागिन की तरह बल खाए हुए बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहे थे। उसके होठों ने गुलाब के फूलों से गुलाबी रंग मुस्तार लिया। वो सफ़ेद रंग की घुटनों तक आती स्कर्ट पहने हुई थी और गले में सफ़ेद रंग का एक छोटा सा स्कार्फ बांध रखा था। मेरे जहन में मुझसे एक सवाल किया, क्या कोई सफ़ेद रंग में भी इतना खूबसूरत लग सकता है। वो मुझे अच्छी लगी। फिर बहुत अच्छी लगी। मेरे दिल ने एतराफ़ किया कि वो उसके लिए मचल गया है। आपका नाम? मैंने उसे खुद को घूरते हुए पाया तो मैंने झट से पूछा था। अगर ये सड़क आपकी जागीर नहीं तो रास्ते से हट जाएं। वो निहायत ही संजीदगी से बोली थी। मैं इस तंज पर शर्मिंदा होते हुए वहाँ से हट गया। मेरी नज़र अब भी उस गहरी नीली आंखों पर ठहरी हुई थी। मेरे दिल में कुछ चल रहा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें दिल की सरजमीन पर गिरने लगी थीं। सॉरी, आपका नाम? मैंने दोबारा पूछा तो उसका संजीदा अंदाज तेश में बदल गया था। उसके पास एक खूबसूरत साइकिल थी। साइकिल के आगे एक टोकरी लगी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे। इस साइकिल को देखकर लगता था कि जैसे उसने इस साइकिल को बहुत मान से सजाया है। उसने कुछ भी बताए बगैर वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा था। अगले दिन मैं ऑफिस पर से घर आने के बजाय उसी जगह पर चला गया तो 2-3 घंटे ख्वार होने के बावजूद वो सुनहरी बालों वाली गुड़िया ना मिली। थक हार कर मैं एक कैफ़े में चला गया। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो खुद भी मुझे देखकर हैरान हुई थी। आप यहाँ जॉब करती हैं? मैं ख़ुद को सवाल करने से रोक न सका था। नहीं, लंदन की वज़ीर आज़म हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ एक बैन-अल-अक़वामी मीटिंग के लिए आई हूँ। उसका तंज़ सीधा मेरे दिल पर लगा था। उफ़, कितनी ज़ालिम थी ना। मैंने ख़ुद को नॉर्मल करते हुए कहा। एक लार्ज पिज़्ज़ा ले आएँ, मैंने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा था। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखती रही और मैं उसकी आंखों से उसके अंदर का जहान देखता रहा। शायद वो टूट कर यहाँ तक पहुँची थी। लीना, मिकाइल तुम्हारा फ़ोन है। किसी ने उसे पुकारा था। उसके चेहरे पर नागवारी आई थी। हाँ, आती हूँ। उसकी आवाज़ में बेजारी थी। वो वहाँ से जा चुकी थी। पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे इससे मिलना था, पर कैसे ये मैं नहीं जानता था। मैं बिना कुछ सोचे इसकी जानिब चल दिया था, जो कि काउंटर से कुछ फासले पर खड़ी थी। उसका रुख दूसरी जानिब था। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मैंने उसके करीब पहुंचकर धीमे लहजे में कहा था। सबको मुझी से क्यों बात करनी है? क्यों सब मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं? तुम सब मर क्यों नहीं जाते? वो न जाने क्यों भड़क उठी थी। उसका लहजा निहायत ही तल्ख था। मैं कुछ शर्मिंदा सा हुआ। मैं चंद लम्हात के लिए लब काटते हुए उसे देखता रहा। वो भी मुझे ही देख रही थी। फिर वो कुछ शर्मिंदा हुई। सॉरी सर, आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। हालत में नज़ाकत को समझते हुए लीना मिकाइल ने अपना लहजा बदला था। आपको कुछ चाहिए तो बताएं, मैं अभी ला देती हूँ। उस लड़की के चेहरे पर अफसरदगी और दुख वाज़ा था। आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं, मैंने नरम लहजे में कहा तो वो हैरत से मेरी जानिब देखने लगी थी। शुक्रिया सर,
लेकिन मैं ठीक हूँ, उसने नर्म लहजे में कहा और वहाँ से रुखसत हो गई थी। शायद वो ज़िंदगी की तल्ख अबवाब से वाकिफ़ हो रही थी, इसीलिए उसका लहजा तल्ख था। आज रात की मैं उसकी तस्वीरात के सहारे काटने वाला था। इस दुल्हन पर मुसर्रत की कोई रमक न थी। चेहरे पर सदियों की थकान और खौफ था, होठों पे नीले पड़ रहे थे। वो हाथों की कपकपाहट को कंट्रोल करती हुई घर के लॉन में बने स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। बारात का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। सब लोग इस लुटी पिटी दुल्हन और बेजान दुल्हन को अजीब हैरत से घूरने लगे थे। स्टेज पर भी काफ़ी रश लग गया था। वो कल रात से सूली पर लटकी हुई थी। अगर आज बारात ना आई तो उसके ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिल जाना था, लोगों की बातें बनाने का एक अनुमान मिल जाना था और अपनों को ताने मारने की वजह। उसकी नज़रें खौफ और गम से ज़ेर थीं। तुम भी हद करती हो लापरवाही की। इतनी देर कौन लगाता है तैयार होने में? बारात आधे घंटे से आ गई है। माँ बहुत ही मुश्किल लग रही है। बारात आ गई है? उसने हैरत के बाइस बदिक्कत पूछा था। इस कानों सुने पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो माँ की नज़र अंदाज किए स्टेज की जानिब तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी थी। दुल्हन को देखकर लोग स्टेज से हट गए तो वो नज़र आया। वो दूल्हा बना स्टेज पर बैठा था। उसने माहिरा की तरफ बर्फ नज़रों से देखा, फिर सुर्ख रुख मोड़ लिया। माहिरा ने एक सर्द हाफिज़ा को सुपुर्द की। आखिरकार उसने माहिरा का सामान नहीं तोड़ा था। इस ताल्लुक़ को कभी शादी मत समझना। हम आज से एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वो दोनों अब अरीब के घर पहुंच चुके थे। बस कुछ अरसे के लिए यहाँ मेरे साथ रह लो, बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो ये कहते हुए तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया था। वो लब काटती अपनी किस्मत को कोस रही थी। फिर कुछ देर बाद बोली थी, मैं नहीं जानती कि तुमने किस लड़की को। अभी बोल ही रही थी कि उसने बेजारी से उस लड़की की बात काटी थी। लाइट ऑफ कर दो, मुझे रात जल्द सोने की आदत है। वो आंखों पर बाजू जमाए बोला था। वो अपनी जगह से उठी और लाइट ऑफ कर दी। वो अपने आंसू ना रोक पाई थी। वो अपनी आवाज़ को मध्यम रखती रो रही थी। जब अचानक ही लाइट दोबारा ऑन हुई, वो उसके सिरहाने खड़ा था तो वो अपनी जगह पर जामिद व साकित हो गई थी। देखो, मैं अपने बाप की तरह तशद्दुद नहीं करूँगा। मुझे इस अमल से नफरत है। अब वो नर्म लहजे में उससे मुखातिब था। वो भी उठकर बैठ गई और आंसू पोंछने लगी थी। अगर तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो तो मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं। मैं चंद दिनों में तुम्हें तलाक दे दूंगा। माहिरा को उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ सा लगा था। तुम सो जाओ, हम सुबह बात कर लेंगे, माहिरा ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा था। तो वो चंद पल हैरत से उसे देखता रहा, फिर लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सूरज नई उम्मीद और नई जिंदगियों के लिए बेदार हुआ था। वो नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। माँ ने मोहब्बत से उनकी जानिब देखते हुए कहा, तुम दोनों 1-2 हफ्तों के लिए बाहर घूम आओ। नई शादी हुई है। वो नई शादी आपने ज़बरदस्ती करवाई है। मुझे कोई शौक़ नहीं था इस नई शादी का। वो माँ और माहिरा की जानिब देखते हुए सपाट लहजे में बोला। उस दिन मुझे CIO के दफ्तर ज़रूरी काम के तहत जाना था। मैं बहुत जल्दी में था। मैं जल्दी से नाश्ते किए बगैर ही CIO के दफ्तर पहुंचा था। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने के मंजर ने मेरे पाँव जकड़ लिए थे। वही नीली आंखों वाली लीना मिकाइल CIO के गिरेबान पकड़े खड़ी थी और नफरत से उसे देख रही थी। अगर मेरा काम ना हुआ तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, जॉर्ज। वो दांत पीसते हुए उसे धमका रही थी। मुझे देखकर वो दोनों चौंक गए। उसने मुझे घूरते हुए CIO को धक्का दिया था और वो गिरते गिरते बचा था, मैं अगली बार फिर आऊँगी और तुम्हारा ऑफिस दरहम बरहम करके जाऊँगी। वो नफ़रत में उसे घूरते हुए बाहर चली गई और CIO और थोड़ा संभला था। मैं ये फ़ाइल साइन करवाने आया था। मैं वो फ़ाइल उसे थमाते हुए बाहर निकल आया था और वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। आखिर क्या कहानी थी इस लड़की की? इतना मासूम चेहरा, कब से जहर उगलने लगा था? मुझे सब जानना था। अगले 2 दिन मेरी तबीयत ख़राबी के सबब मैं ऑफ़िस नहीं जा सका था। तीसरा ऑफ़िस पहुँचा तो हैरत ने मुझे गर्दन से दबोच लिया था। मैं वहाँ होने वाले रद्दोबदल के मुतालिक सोचता रहा। तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर्स और तमाम सामान टूटकर हर जगह बिखरे पड़े थे। चंद लम्हात के बाद हैरत ने मेरी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत कर ली। जब मुझे इल्म हुआ कि ये सब उस नीली आंखों वाली लड़की का किया धरा है। वो इतनी ख़तरनाक भी हो सकती थी, मुझे इल्म नहीं था, मगर ना जाने मसला क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही थी। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था। इसीलिए उसके मुतालिक जानने के लिए मैं उस रेस्टोरेंट चला गया जहाँ पहले कभी गया था। रेस्टोरेंट में मैं अभी खाने में मसरूफ़ था। अगर मुझे इल्म हुआ कि तुम जॉर्ज के कहने पर मुझसे पर नज़र रखे हुए हो तो फिर तुम किसी पर भी नज़र रख नहीं पाओगे, कम अज़ कम इन आंखों से तो कभी नहीं। वो अचानक ही तूफ़ान की तरह मेरे सामने आई और बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगी। मैं उसकी बात पर जामिद व साकित हो गया था। मेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया होगा। कुछ देर तक वो मुझ मासूम को खा जाने वाली नज़रों से घूरती रही। मुझे बस आपसे बात करनी थी। मैंने हिम्मत करके
उससे कहा था, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। वो मेरे बोलने से पहले ही खुद ही बोलने लगी थी। मैं तो बस हैरत से उसे देखता रह गया। मैं समझा नहीं। मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। यहाँ हर किसी पर दौलत का इश्क सवार है और यकीनन आपको भी पैसे ही चाहिए होंगे। पहले तो मैं हैरत से उसे देखता रहा, फिर कह कह लगाकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हैं? गलत थोड़ी कह रही हूँ। वो मुश्तइल हुई। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। तो फिर बेगाने मुल्क में होली खेलने आए हो? ओ, होली से याद आया, आज होली है। लमसम आज मैं 12 दिन बाद रीडिंग करने बैठी हूँ। कुछ उम्मीद है रमज़ान में पोस्ट कर भी दूँ। मेरे चैनल के साथ एक मसला चल रहा है, आपसे आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरे चैनल का मसला ठीक हो जाए। तंज में उसने PhD कर रखी थी। मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, जबकि उसके चेहरे की संजीदगी में ज़रा फ़र्क ना पड़ा था। मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा था। मैंने झूठ से काम लिया क्योंकि मेरा ख्याल था लड़कियों को ऐसे कामों में बहुत गहरी दिलचस्पी होती है। तो फिर आपको आर्ट गैलरी में जाना चाहिए। यकीनन आप पिज़्ज़ा तो पेंट नहीं करना चाहेंगे। वो बहुत अच्छे अंदाज में बेइज्जत करती थी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया था। वो चेहरे पर संजीदगी के तासुरात सजाए वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों स्ट्रेफोर्ड ईस्ट लंदन में मौजूद थे। माँ ने अरीब को ज़बरदस्ती माहिरा के हमरा हम हनीमून के लिए भेज दिया था। तुम क्या जानो कि मैंने हमारे लिए क्या कुछ प्लान कर रखा था। वो नफीस अपार्टमेंट में खिड़की की जानिब चेहरा किए खड़ा था। उसके सामने पूरे शहर का नज़ारा था। माहिरा जवाब में चुप थी। अफसोस, तुमने मुझे बुरे तरीके से ज़ख्मी किया है। अब वो पलट कर उसे देखने लगा। वो बेड पर लेटी थी और आंखें भी बंद कर रखी थी। काश उस रोज़ तुमने वो हरकत ना की हुई होती, या मैं ही तुम्हें लेने यूनिवर्सिटी ना गया होता। अब वो चेहरे का रुख उसकी जानिब किए खड़ा था, जबकि वो कुछ भी ना बोली, बस आंखें बंद कर रखी थी। माहिरा का जवाब वसूल ना होने पर अरीब का दाल में कुछ काला महसूस हुआ। उसने माहिरा को माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार से तप रही थी। शदीद बुखार की शिद्दत में बेहोश थी। अरीब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो फिक्रमंदी से टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बात उसके लिए अजीब थी क्योंकि अभी चंद घंटे पहले ही तो वो पाकिस्तान से स्ट्रेफोर्ड ईस्ट लंदन में पहुँचे थे। वो कुछ सोचते हुए किचन में गया और फिर वापस आकर 2 घंटे तक उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करता रहा था। मैं ठीक हूँ। पानी की ठंडक महसूस करते ही माहिरा ने आंखें खोल ली थी, लेकिन फिर भी उसे पट्टियाँ करता रहा था। अब 2 घंटे बाद वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो उठकर बैठ चुकी थी। वो 5 साल का था जब उसने अपने माँ बाप को झगड़ते देखा था। उसके माँ बाप की गालियों के जवाब में गालियाँ देती थी और उसका बाप अपने नन्हे बेटे के सामने ही जानवरों की तरह पीटने लगता था। वो इस दौरान माँ को टांगों से थामे रोने लग जाता था, जबकि उसका बाप उसे खींच कर दूर करता था और दोबारा उसकी माँ को पीटने लगता था। माँ ने भी हिम्मत नहीं हारी और जवाबी गालियाँ देती रहीं। हफ्ते में कम से कम 2 बार ये मंजर अरीब देखता था। वो स्कूल में सबसे नालायक तालिबे इल्म बन गया और बाप ने गुस्से से उसे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। माँ बाप के दरमियान कभी भी इस खुशगवार बातचीत नज़र नहीं आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी चुप हो गया। उसने माँ बाप से बात करना ही छोड़ दिया था। लड़ाई के वक्त भी वो कमरे में छुप जाता। चंद रोज़ बाद बाप की दूसरी शादी ने माँ के साथ साथ उसे भी तकलीफ़ दी। लड़कियों का सिलसिला तवील होता गया और नन्हा अरीब बीमार रहने लग गया। लड़ाइयों का सिलसिला तवील होता गया और नन्हा अरीब बीमार रहने लग गया था, लेकिन बीमारी ने माँ बाप की लड़ाई में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आने दिया। अरीब सुल्तान क्या था, क्यों था, ज़िंदगी क्या थी और वो क्यों ज़िंदा था? उसके दोस्तों के वालिदैन तो ऐसे नहीं थे। क्या इंसान बुरे होते हैं? मुझे भी शादी के बाद अपनी बीवी को पीटना है? क्या मेरी बीवी भी मुझे ऐसे ही गालियाँ देगी? ये कुछ सवाल थे जिन्होंने अरीब सुल्तान को जहन में जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसे अपने दोस्तों की खुशगवार ज़िंदगी जहर लगती थी क्योंकि वो नन्ही सी जान अजाब काट रहा था। वो 10 साल का हुआ तो माँ ने बाप से तलाक ले ली और भाई के घर जा बैठी। अरीब सुल्तान को चैन वहाँ भी नसीब नहीं हुआ। मुमानी के तानों ने उसके जहन में कुछ मज़ीद सवालात को जन्म दिया। मुमानी अक्सर खाने के वक्त मामू जान से झगड़ा शुरू कर देती। अरीब सवाले निगाहों से माँ को देखता तो वो नज़रें चुरा लेती और फिर माँ बेटे को अरीब की खाला के घर रहना पड़ा। वहाँ माहिरा ने अरीब से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं था। उसे दोस्ती और रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो माहिरा से बात करने लगा। इस दोस्ती का अरीब पर एक मुस्बत असर हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार उसकी पोजीशन आई थी। उस दिन वो बहुत खुश था और वो माहिरा को अपने हम जमाअत लड़कों और अपने स्कूल के बारे में हर बात बताने लगा था। गुजरते वक्त के साथ साथ माहिरा उसके होमवर्क में मदद करने लगी। दोनों की जज्बाती वाबस्तगी बढ़ने लगी। उन दोनों की मुश्तरका पसंद चावल की पिन्नियाँ थीं।
वो दोनों पिन्नियाँ छत पर बैठकर खाते और साथ साथ बातें करते थे। माहिरा उसे समझने लगी थी, वो इसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। फिर अरीब को भी माहिरा के स्कूल में दाखिल कर दिया गया। ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा मुतमईन हुआ। उसने मज़ीद दोस्तियाँ नहीं की थीं, बल्कि उसकी दोस्ती माहिरा से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती। 15 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लग गया था, लेकिन वो माहिरा को कभी भूल नहीं पाया। दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अब उन्होंने मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। अरीब की माली हालात इस वक्त बहुत बेहतर होने लगी थी। जब वो MBA मुकम्मल कर चुका था, उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सैलरी में इजाफा होता गया। आखिरकार उसको कंपनी की जानिब से लंदन में दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज मैं टावर बेसमेंट के इलाके में गया था। वहाँ आर्ट और म्यूज़िक को बहुत सराहा जाता है। लोगों ने मुख्तलिफ तर्ज के लिबास पहन रखे थे और वो मुनफरिद रिवायात की अक्कासी कर रहे थे। इस जगह पर पहुंचकर मुझे अजीब राहत महसूस हुई। अचानक ही वो नीली आंखों वाली गुड़िया मेरे सामने आ गई। उसका रुख दूसरी जानिब था। उसे वहाँ देखकर मेरे दिल में गुदगुदी सी हुई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वो घुटनों तक आती सियाह फ्रॉक पहने और सुनहरी बालों पर सफ़ेद हेयर जमाए किसी पेंटिंग का जायज़ा ले रही थी। उसका साइकिल आज भी उसके साथ ही था। साइकिल को टोकरी में ताज़ा सफ़ेद गुलाब का गुलदस्ता था। मुझे नहीं लगता उसने कोई भी सफ़र अपनी साइकिल के बगैर किया होगा। मैं फ़ौरन ही उसके पास जा पहुंचा। ओह, तो आपको भी पेंटिंग्स पसंद हैं? मुझे लगा आर्ट आपके लिए बेमायने चीज़ है, मैंने खासे बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा। तो पहले तो उसने पलटकर खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरा, फिर अचानक ही ज़ोरदार मुक्का मेरे जबड़ों पर दे मारा। मैंने गैर मुतवक्का हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे को हुआ। मैं चंद लम्हे हैरत में डूबे उसे देखने लगा, फिर खुद को घूरते लोगों को मुझे बेहद शर्मिंदगी ने आ जकड़ा। आइंदा मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की तो तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लूँगी। वो मज़ीद मुश्तिल हुई। मैं टिकटिकी बांधे तासुब से उसे देख रहा था। खैर उसका हाथ नर्म व नाजुक था, सो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। बेटा, तुम्हारे ज़्यादा लगी तो नहीं? एक बुज़ुर्ग अंग्रेज़ खातून फ़िक्रमंदी के बाइस बोली और मेरे मुंह पर हाथ रखकर जायज़ा लेने लगी कि कहीं ये टूट तो नहीं गया। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने शर्मिंदगी के बाइस कहा था। तुम्हारा मसला क्या है लीना? क्यों हर वक्त दूसरों को तंग करती हो? उस बुज़ुर्ग खातून का चेहरा सुता हुआ था। माँ, ये मुझे बहुत नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसने धीमे लहजे में माँ से कहा था। उसे माँ के सवाल पर भी गुस्सा आया था। दूर हटो, आइंदा मेरे करीब भी भटके नज़र आए तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वो दोबारा मुझ पर भड़क गई थी। मैंने निकलना मुनासिब समझा। अब मुझे इस साइकिल वाली गुड़िया से और नहीं पिटना था। मैंने मारे खौफ के अगले 2 दिन तक कैफ़े नहीं गया। ऑफिस में वैसे ही छुट्टियाँ चल रही थीं, साइकिल वाली गुड़िया की मेहरबानी से। खैर, मैं तुम्हारी इस हालत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। वो रुख मोड़े नदामत से बोली थी। माहिरा शादी के पहले हफ्ते में पहली बार मुस्कुराई थी। मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली और बेड से उठने लगी। नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं कुछ पका लेता हूँ। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात नुमाया थे। अरीब के चेहरे के तासुरात बहुत खालिस थे। ठीक आधे घंटे बाद वो ट्रे में सूप के 2 प्याले रखे अंदर दाखिल हुआ था। जब तुम लोग हमारे घर से चले गए तो मैं तुम्हें बहुत मिस किया करती थी, माहिरा ने बोलते हुए नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ की थी। तुम्हें पहले उस लड़के के बारे में मुझे बता देना चाहिए था, मैं खुद उससे तुम्हारी शादी करवा देता। वो नज़रें चुराए बोला था। चंद लम्हे उनके दरमियान खामोशी की दीवार हायल हुई थी। वो लड़का कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं 3 माह से घर पर हूँ। उसकी बात पर वो शिकवा कुना नज़रों से उसे देखता रहा। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि तुमने किसको देखा और माहिरा समझ लिया। वो उसे देखते हुए अफसरदगी से लब काटती रही। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, वो थकन ज़दा चेहरा लिए बोला था। मशरक़ी औरत अपने ख़ानदानी वक़ार के लिए बहुत से जज्बे अंदर ही दफन कर देती है। वो जानती है दिन भर मजदूरी करने वाला बाप सिर्फ बेटी की पारसाई के लिए मेहनत करता है ताकि उसकी बेटी को काम के लिए पराए मर्दों का सामना ना करना पड़े। एक मशरक़ी भाई अपनी बहन की वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी महाज छेड़ सकता है। मुआशरे के लिए खाविंद बीवी पर पड़ी बुरी नज़रें डालने वाले का सर कलम कर देता है। इस सब के बावजूद मतलब कैसे माहिरा बद किरदार बन सकती है? वो बड़ी मजबूती के साथ ठहर ठहर कर बोल रही थी, जबकि वो जवाब में बस खामोशी इख्तियार कर गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस दिन तुम्हारे साथ ज़्यादती कर गई थी। तीसरे रोज़ मैं रेस्टोरेंट गया तो वो हमेशा की तरह अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई थी और माफ़ीनामा सुनाने लगी। मैं इस बात पर हैरान हुई बगैर ना रह पाया कि वो माफ़ी भी मांग सकती है। कोई बात नहीं, इस बार मैं ज़्यादा नहीं बोला। पुराना थप्पड़ जो याद था कि हम कॉफ़ी पी सकते हैं,
वो कहकर मुझे मज़ीद हैरान कर रही थी। मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। आप लंदन के सिलसिले में आए हैं? उसके पूछने पर मुझे उसका फ़िक्रा। तो फिर बेगाने मुल्क में होली खेलने आए हो? याद आ गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं इसके सवाल को नज़रअंदाज करके उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला था। देखते ही देखते उसकी नर्म गोई उड़न छू हुई। अचानक उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम अपना मुंह। वो दोबारा कुछ खट्टा मीठा उगलने ही वाली थी कि एक आवाज़ ने मुझे बचा लिया। तुम अपना मुंह मेरे सामने खोलो और मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगो, क्यूट लड़के। मेरे पीछे खड़ी 40 साल खातून ने इस बात को पूरा किया था। जो इस रोज़ बाजार में लीना के साथ ही थी, वो बड़ी शफकत से मेरी तरफ देख रही थी। माँ, आपके लीना, हम घर चलकर बात करेंगे, अभी तुम जाओ, मैं अभी यंग मैन से बात करना चाहती हूँ। वो खातून खुले दिल से मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। लीना ने नीली आंखें फैलाए हुए मुझसे गुस्सा जाहिर करना चाहता, लेकिन वो मुझे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। उसकी सुनहरी छोटे बाल माथे पर अमर बेलियों की मान गिरते उसकी आंखों में पड़ रहे थे। वो चंद लम्हे खड़ी मुझे घूरती रही, फिर पाँव पटकती चल दी। मैं उसे दूर दूर जाता देखता रहा। आज भी अपनी साइकिल साथ लाई थी, लेकिन आज सुर्ख गुलाब की फूल उसकी टोकरी में रखे हुए थे। वो शीज़ा फेरिना की मरीज़ा है। इन बुजुर्ग खातून की मुस्कुराहट अचानक ही गुम हुई थी और वो संजीदगी से बोली थी, जबकि मैं हैरत से मुंह खोले उन्हें देखता रह गया था। वो अक्सर राह चलते लोगों से झगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। इन खातून के चेहरे पर तकलीफ़ वाज़ह थी। हम मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान से 1855 में लंदन आ गए थे। लीना 5 साल की थी जब उसके वालिद मिकाल की वफ़ात हुई थी। वो अपने बाप की कमी बहुत महसूस करती थी। वो हर बात को अपने बाप से मंसूब कर लेती है। मैंने उसकी हर ज़रूरत का खूब ख्याल रखना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रही। बोलते हुए अचानक ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका बचपन महरूमी में गुजरा है। सबसे बढ़कर मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाई, उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। वो बुज़ुर्ग बात करते हुए झिझक रही थी, जबकि मैं नज़रें झुकाए बिल्कुल तवज्जो से सुन रहा था। अपनी बच्ची की खातिर मैंने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन किस्मत ने एक बुरा खेल रचा दिया। एक रोज़ मैं काम पर गई थी जब वो बदतरीन वाक़या रोनुमा हुआ। मेरे दूसरे शौहर ने मेरी बेटी का रेप किया। वो महज 12 साल की थी। कहते हुए उन्होंने मज़ीद आंसू बहाए। रेप के नाम पर मेरा दिल डूबने लगा। अचानक ही मुझे अपने दिल में गर्मी महसूस होने लगी। मेरा सीना जलने लगा। उसके बाद वो भूल गई कि वो छोटी बच्ची है और इस दिलखराश हादसे ने उसके बचपन उससे छीन लिया था। वो सारी रात बैठी खिड़की को देखती रहती। उसने ख़ुद को अंधेरों में कैद कर लिया था। उसने दोस्तियां ख़त्म कर दी, किताबें जला दी, बस एक खामोशी इख्तियार कर ली। मैं ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाती थी। कभी कभी वो खाने की प्लेट में थूक देती, कभी अपने बाल नोचने शुरू कर देती थी और कभी दीवारों से टकराना शुरू कर देती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मनहूस दिन मेरी बच्ची का नसीब पर गहरी छाप छोड़ गया। मेरा दिल उस रोज़ दहल गया जब रात के पिछले पहर उसके कमरे की रोशनी जलती दिखाई दी। इस वक्त मैं तहज्जुद पढ़ने उठी थी। मैंने देखा कि वो अपने बेड के करीब बैठी वीरान सहरा की तरह लग रही थी। उसने अजीब नज़रों से मेरी जानिब देखा था। उसकी आंखें सुर्ख पत्थर बन चुकी थीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? मैंने तड़प कर उसके पास पहुंचकर पूछा था। तहज्जुद पढ़ने जा रही हूँ माँ, उसने पूछा। मैंने फ़िक्रमंदी से मुंह खोला, अज़बात में सर हिलाया। माँ, मेरा एक काम कर दोगी? उसने बड़े अजीब अंदाज में पूछा। बोलो बेटी, मेरे पूछने पर उसने कहा था, अपने रहमान से कहना कि मुझे बख्श दे, वरना उसकी मखलूक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे उसकी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मेरा दिल डूबने लगा। देखते ही देखते उसकी नाक से खून बहता दिखाई दिया। ये देखकर मेरा कलीजा फट गया। उसने तेज़ाब पी रखा था। खुदा की रहमत से उसकी जान बच गई, लेकिन उस रोज़ मैंने हर रात सोना छोड़ दिया था। उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी। फिर धीरे धीरे उसने दोबारा बोलना शुरू किया, दोबारा मुझसे बात करने लगी, खाना खाने लगी, साफ़ कपड़े पहनने लगी। मेरे कहने पर उसने मोहल्ले में 1-2 लड़कियों से बातचीत शुरू कर दी थी। जूली से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लीना ने उस पर एतबार करना शुरू कर दिया था। जूली एक शरारती लड़की थी जो अक्सर लीना को खुश करती थी। लीना दिन ब दिन उसके साथ अटैच होने लगी। उन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए और फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आई। दोबारा खाकी मखलूक पर वो यकीन कर बैठी। दोस्ती में लीना ने रेप वाली बात जूली से कह दी।
लीना का ख्याल था कि जूली हर लिहाज से उसके लिए मुखलिस है, लेकिन जूली ने उस राज को फाश करके उसे गलत साबित कर दिया। मोहल्ले की लड़कियों ने मेरी लीना से वो वाक़या पूछना शुरू कर दिया। वो गली से गुजरती थी तो लोग उसके बारे में सरगोशियाँ शुरू कर देते थे। उसने फिर से खुद को घर में कैद कर लिया। मुझसे जब अपनी बच्ची की हालत देखी ना गई तो थक हार कर मैं उसे स्टेफोर्ड ईस्ट लंदन ले आई। मेरे दूसरे शौहर ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। मैं लाचार औरत उसका क्या मुकाबला कर सकती थी, लेकिन लीना ने उसका पीछा ना छोड़ा। वो उससे हर हाल में प्रॉपर्टी वापस छीनना चाहती है। तो ये थी दास्तान लीना मिकाइल। अगले 2 रोज़ तक मैं उसके सामने नहीं जा पाया। मतलब कोई कैसे इतना टूट सकता है? क्या वाकई हम ऐसे ही लोगों को तबाह कर जाते हैं? जैसे गहरी नीली आंखों वाली लड़की आज बर्बाद थी। अगले दिन उसने एक नए तूफान को इन दोनों के सामने ला खड़ा किया। वो उस एक बेंच पर ठहराए खुद खाना लेने के लिए चला गया और वो फास्ट फूड के पैक वाला थैला थामे चला आ रहा था कि उसकी नज़र ने एक बार फिर तबाहकुन मंजर देख लिया। आज सुबह से वो दोनों तफरी को निकल गए थे। वो पहले माहिरा को साथ लिए शॉपिंग मॉल जा पहुंचा तो उन्होंने कुछ देर शॉपिंग की, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसी दौरान माहिरा स्कूल के वाक़यात उसके सामने दोहराती रही थी। माहिरा बचपन से ही बहुत शरारती थी। वो दोनों कुछ अरसे एक ही स्कूल में पढ़ते रहे थे, लेकिन दोनों की दोस्ती किसी भी दूसरे इंसान से ना हो पाई। माहिरा मुसलसल बोल रही थी। वो माहिरा की बातों पर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन खुद से बात नहीं कर रहा था। अचानक से माहिरा को छींकें आना शुरू हो गईं। तुम्हारी तबीयत अभी संभली नहीं है, हम 2 दिन बाद सैर व तफरीह कर लेंगे। अरीब कुछ फिक्रमंद था। चलो घर चलते हैं। मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई है मिस्टर हस्बैंड, माहिरा ने उसे छेड़ते हुए कहा था। दरअसल वो अब सब ठीक करना चाहती थी। इस बात पर अरीब ने उसे घूर कर देखा और चेहरा मोड़ लिया। माहिरा ने आगे होकर उसके तासुरात को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों रात को वॉक पर निकले थे। स्ट्रीट पोल्स की पीली रोशनी में वो दोनों किसी पुरानी तस्वीर का हिस्सा लग रहे थे। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई सामने एक बड़े बंगले को देख रही थी। वो बिना कुछ बोले बस चलते हुए सवाली नज़रों से उसे देख रहा था। माहिरा ने पर्स से एक रुमाल निकालकर उसके सामने लहराया। रुमाल पर सुर्ख कढ़ाई से अरीब का नाम लिखा गया था, जबकि सिया धागे से चूज़ा लिखा था। इस रुमाल को पहचानने में अरीब को एक लम्हा लगा था। उसकी आंखों में सितारे चमकते दिखाई दिए। रुमाल को देखते ही चंद लम्हे वो यूनिवर्सिटी के उस भयानक वाक़ये को भूल गया। ये रुमाल तो मुझे अपने घर जाने से पहले तोहफे में देकर गए थे। साथ में कहा था कि तुम्हें मेरी याद आए तो इस रुमाल को देख लेना। वो कहते हुए अपनी हंसी रोकने लगी, जबकि वो भी अपनी हंसी पर काबू पा रहा था। तुम भी बचपन में बहुत फिल्मी थे, वो गहरी मुस्कुराहट के संग बोल रही थी। मेरे नाम के साथ ये चूज़ा किसने लिखा है? वो रुमाल को देखते हुए खफा नजर आया। मेरे अलावा कौन लिख सकता है? वो आंखें छोटी किए शरारत से उसे ऐसे देख रही थी, जबकि उसके तासुरात देखकर वो मध्यम सा हंस दिया। तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अब दोबारा उसके चेहरे पर असली संजीदगी आया हुई। ओके, वो मुस्कुराई। अरीब हाथ में खाने का सामान लिए वापस पलटा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अरीब को अपने सर पर धुंधली रोशनी दिखाई दी और उसे टांगों में शदीद तकलीफ़ महसूस हुई। उसे अपने सर जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। पहले तो उसे कुछ वाज़ा नज़र नहीं आया, मगर फिर कुछ वक्त गौर करने पर उस पर ख़ुद को एक अनजान कमरे में पाया था। उसके दिमाग पर गुनूदगी छा रही थी। आसपास अंधेरा फैल चुका था और मौत सा सन्नाटा था। दोबारा आंखें खोलने पर उसे मालूम हुआ कि वो अस्पताल में मौजूद था। माहिरा वहाँ नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था और उसके दिमाग ने प्रोसेसिंग शुरू की थी। उसे याद आया कि वो आखिरी बार माहिरा के साथ था। वो दोनों स्ट्रीट में थे। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा था। बेटा, अब कैसी तबीयत है? एक बूढ़ी खातून ने उसके सामने खड़ी थी। उनके अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी। वो उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? और आप कौन? वो कदरे परेशानी से गोया हुआ था। कल रात माहिरा यहीं तुम्हारे पास थी। मैंने ज़बरदस्ती ही उसे वापस भेजा था। उनकी आंखों में नमी थी। वो मज़ीद हैरान हुआ। क्या मैं आपको जानता हूँ? अरीब ने हैरत से उन खातून से पूछा था। अगले 2 रोज़ तक मैं उसके सामने नहीं जा पाया। मतलब कोई केस कैसे इतना टूट सकता है? क्या वाकई हम ऐसे ही लोगों को तबाह कर जाते हैं? जैसे गहरी नीली आंखों वाली लड़की आज बर्बाद थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने तीसरे रोज़ उसके सामने इल्तिजाई लहजे में पूछा था। वो पहले सपाट चेहरे से मुझे देखती रही, फिर ना जाने क्यों मेरे साथ चलकर टेबल पर बैठ गई। क्या मदद चाहिए आपको? उसने संजीदा चेहरे लिए पूछा था। मुझसे शादी कर सकती हो तुम? मैंने दूसरी बार तुम कहा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं उठाया।
यकीनन मेरी माँ ने बताया होगा कि मैं एक मजबूर बेसहारा टाइप लड़की हूँ जिसे बहुत से लड़के रद्द कर चुके हैं और उन्होंने आपको शादी के लिए रजामंदी भी दे दी होगी। आज भी उसका चेहरा संजीदा तो था मगर आंखों में कुछ मुख्तलिफ रंग था। पता नहीं क्यों लेकिन आज वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी वो है। ज़िंदगी में हादसात हो जाते हैं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, मैंने पुरतासुफ अंदाज में कहा। वो मेरी आंखों में देख रही थी। ये जीना क्या होता है, वो चैलेंज करते हुए बोली थी। अगर सांस लेना, खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, पहनने ओढ़ने को जीना कहते हैं तो मैं जी रही हूँ। उसकी आंखें नम हुई लेकिन लहजा कमाल हद तक मजबूत था। ये अगर अपने अल्फाज और अमल से दूसरों को दर्द देने को जीना कहते हैं तो तुम मुझे मुर्दा ही रहने दो। मुझे दूसरों को मार कर नहीं जीना। दूसरों की मैयत पर मैं तालियां नहीं बजा सकती जिस तरह मेरे सौतेले बाप ने। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सुती हुई निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। चंद लम्हे सन्नाटा छा गया। कैफ़े में चलते लोगों की सरगोशियाँ हमारे दरमियान हायल हुई। अपनों की खुशियों के लिए खुश रहना, ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करना, खुशी के वक्त मुस्कुराना, गम के वक्त आंसू बहाना, किसी चाहने वाले मुखलिस इंसान का हाथ थामकर अंधेरे उजालों में चल पड़ना, इस सब को जीना कहते हैं। जीना दिल से मुस्कुराने को कहते हैं। मैंने बोलते हुए उसके हाथ अपने हाथ में रखा। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा लेकिन मैंने उसे थाम लिया। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी जैसे आप कह रहे हैं। मुझे किसी की मोहब्बत पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं आता। उसकी गहरी नीली आंखों से गम की मंजर आंसू गिरने लगे थे। माथे पर बिखरे सुनहरी बाल उसे बहुत पुरकशिश बना रहे थे। आवाज़ देकर देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रहेगा तो है। मिलकर जीने की एक कोशिश करते हैं, चंद दिन साथ चलकर देख लेते हैं। हो सकता है ज़िंदगी हमें खुशियों से भी नवाज दे, वरना गम पालने की आदि तो हम पैदाइशी हैं। मैंने उम्मीद की दीप आंखों में जलाए कहा तो वो मज़ाहमत ना कर पाई थी। चंद लम्हे वो यकटक मुझे देखती रही। थकावट भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। शायद वो भी इस कठोरपन से उकता चुकी थी। लीना अपनी माँ की प्रॉपर्टी छीनने वापस आएगी, वो अपना हिस्सा नहीं बख्शेगी हमें। घुटनों तक आते अंग्रेज़ी लिबास में मलबूस औरत बोल रही थी। डोंट वरी मॉम, अब मैं उसकी हिमाकतें माफ़ नहीं करूँगा। वो मुझसे प्रॉपर्टी नहीं छीन पाएगी लेकिन मेरे पास कुछ है उसे देने के लिए। शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी माँ को कह रहा था। मैं समझी नहीं जॉर्ज। वो हैरत में मुब्तला अपनी बेटी को देख रही थी जबकि वो मायने खेजी अंदाज में मुस्कुराया था। जॉर्ज लीना के सौतेले बाप का असली बेटा था। इस शख्स ने लीना की माँ से प्रॉपर्टी छीनकर अपनी बेटी जॉर्ज के नाम कर दी थी। लीना मिकाइल अब लीना अरसलान मीर बन चुकी थी। आज हमारी शादी को 3 हफ्ते बीत चुके थे। वो सुबह तहज्जुद के बाद मुझे फज्र पढ़ने के लिए उठाती है। हम दोनों मिलकर तिलावत कुरान करते हैं, फिर नाश्ते के लिए किचन में पहुंच जाते हैं। मैं किचन में बहुत शरारतें करता हूँ, कभी उस पर पानी गिरा देता हूँ तो कभी आटा। आप कितने बचकाना है, वो बस हंसते हुए कह देती। वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। आज मैं उसके साथ शॉपिंग पर गया। रिवायती औरतों की तरह उसे भी चीज़ें इतनी जल्दी पसंद नहीं आती थीं। मैं भी अच्छा खासा रिवायती मर्द था जो पहले दुकान पर पहुंचकर ही थक जाता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ उसने खरीदी वो जानते हैं क्या थी? उसकी साइकिल की टोकरी में सजाने के लिए फूल। साइकिल से बेवफाई उसने शादी के बाद भी नहीं की। वो आज भी मिकाइल को अपने साथ लिए वो आज भी साइकिल को अपने साथ लिए बाज़ार जाती है। वो अक्सर अपनी साइकिल के बारे में कहती कि अरसलान मीर, ये हमारी बेटी है, इसका हमें ख्याल रखना है। उसकी आज की बताई हुई बात पर मेरे कान खौफ से खड़े हो गए थे। मैंने अपनी सौतेली बाप का कत्ल कर दिया था। अपने दामन को दागदार करने वाले को मौत की घाट उतार आई थी। बाज़ गुनाह माफ़ नहीं किए जाते और मुझे तलाफ़ी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैंने इतनी महारत से कत्ल किया कि कोई भी मुझ पर शक न कर सके। वो सपाट चेहरा लिए ऐसे बोल रही थी जैसे किसी और का किस्सा सुना रही हो, जबकि मैं खौफ हैरत से उसे देख रहा था। लेकिन इस जॉर्ज को मुझ पर शक है। वो उसकी पहली बीवी का बेटा है, इसीलिए मैं उसे धमकाती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने इस सौतेले का छीना हुआ माल वापस मांगूं तो शायद वो अपने बाप की मौत का कसूरवार मुझे ना समझे और वो इस काम में मसरूफ़ रहे। इसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना था। चंद पल में उसके इस किस्से पर जामिद व सागित रह गया। वो भी मेरी राय जानने के लिए चंद पल ठहरे मुझे देखने लगी। तुम फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा वो जान से जाएगा, मैंने कहा तो वो खुल उठी। लेकिन मुझे जॉर्ज की फ़िक्र होने लगी थी। वो वाकई लीना को नुकसान पहुंचा सकता था।
शादी को 3 माह बीत चुके थे। अल्लाह ने हमें एक अजीम नेमत से नवाजा था। वो माँ बनने वाली है और वो बहुत खुश रहने लगी थी। अब वो अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ और खुशियाँ सब मेरे साथ बांटती है। वो अक्सर आने वाले बच्चे की बातें करती है। उसने हमारे बच्चे के लिए बहुत से प्लान्स बना रखे हैं। लीना ने अपनी माँ की जायदाद जॉर्ज से वापस लेने के लिए उस पर केस कर दिया था। मैंने लीना को बहुत समझाया लेकिन वो बिल्कुल नाबाज आई। आखिरकार कोर्ट ने फैसला लीना के हक में दिया और सारी प्रॉपर्टी लीना के नाम हो गई। डिलीवरी को 1 माह बाकी रह गया था। अब मैंने उसे घर के काम करने से मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं खुद काम करने लग गया हूँ, बज़ाते खुद मैं काम चोर हूँ। सो हमने एक मेड रख ली थी जो मुख्तलिफ़ खानों से ज़्यादा मुख्तलिफ़ बातें बनाना पसंद करती थी। अरसलान, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? आज वो संजीदा होकर पूछ रही थी। अगर मेरी मर्ज़ी की बात है तो मुझे दोनों ही चाहिए, वरना अल्लाह की अता पर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होऊंगा। वो चाहे बेटा दे या बेटी, इसकी मर्ज़ी है। पहले तो वो कह कह लगाकर हंसती रही, फिर मेरे कंधे पर सर रखकर मुस्कुराने लगी। तुम ठीक कहते थे अरसलान, जिया सिर्फ प्यारों के साथ जाता है, वरना तो ज़िंदगी काटी जाती है। मेरे दर्द की दवा आप हैं। वो आजकल ऐसे ही जज्बाती हो जाया करती थी। आपको ये हमारी हैप्पी एंडिंग लग रही होगी, है ना? लेकिन ज़िंदगी नामी लाइन ख़त्ते मुस्तकीम नहीं होती है। कहीं खुशियों की क्रिस्ट और कहीं गमों का ट्रफ उसे यूं ही लेंथ की शक्ल देते हैं। वो बूढ़ी औरत उसे देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। नहीं, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। उनके आंसू में शिद्दत आ रही थी लेकिन वो कमाल मजबूती से बोल रही थी। मैं यहाँ कब से हूँ? अरीब को अब कुछ खदशात होने लगे थे। वो चंद लम्हे तासुफ से उसे देखती रहीं, फिर वो उसके करीब आईं और उसके माथे तक झुकी। गुज़िश्ता 1 साल से तुम कोमा में थे। उन्होंने अरीब का माथा चूमते हुए उस पर बम फोड़ा। 1 साल? उसका हैरत से मुंह खुल गया। 1 साल मतलब 365 दिन। मैं इतना अरसा कैसे सो सकता हूँ? चंद साआतें हैरत में कटी और उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो कमरे में मौजूद खिड़की को देखते हुए ना जाने किन सोचों में गुम हो गया था। अगले दिन वो अस्पताल से छुट्टी के बाद इन बुजुर्ग खातून के घर में बिस्तर पर पड़ा था। माहिरा ने यही जॉब करना शुरू कर दी है। वो चंद घंटे काम करती, फिर बाकी के घंटे तुम्हारे साथ अस्पताल में रहती थी। इस बुजुर्ग खातून ने अरीब को बताया था। फिर वो बुजुर्ग खातून बार बार अरीब को देखने उसके कमरे में आती थी। वो सो रहा था जब उसने अपने गालों पर किसी का लम्स महसूस किया। उसने आंखें खोली तो सामने माहिरा को पाया था। वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के थे, गले की हड्डियां भी वाज़ा थीं, चेहरा भी मुरझाया हुआ था। आप ठीक हैं? उसने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अरीब से पूछा था। आज वो माहिरा को देखकर खुश हुआ। चंद लम्हे वो मुस्कुराता रहा, लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कुराहट उड़न छू हुई थी। माहिरा ने उसकी तब्दीली को नोट किया था। आप ठीक हैं? उसने दूसरी मर्तबा पूछा। अचानक ही अरीब के चेहरे पर सुर्खी आने लगी। उसके जहन में यादों का सैलाब बह निकला। हादसे वाली रात का हर मंजर उसकी नज़रों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरीब अचानक ही सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से चिल्लाया तो वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। वो अरीब का रद्द-ए-अमल समझने से कासिर थी। आपने उस दिन क्या क्या देखा? आपको कुछ याद आ रहा है? माहिरा ने डरते हुए नरमी से पूछा था। उस रात का मंजर बताने या यादों को बहते सागर में गोता खाने माजी में चला गया था। वो उस रात 2 खाने के पैकेट लिए मुड़ने लगा तो उसे अपने दाएं जानिब एक कपल नजर आया। लड़के ने लड़की को बाहों में ले रखा था। लड़की का रुख अरीब की जानिब ही था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माहिरा ही थी। वो आज फिर किसी पराये मर्द की बाहों में थी। आज फिर वो अपनी मशरक़ी रिवायात और ख़ानदानी वक़ार का कचरा करती नज़र आ रही थी। ये वही माहिरा थी जो मशरक़ी बाप, भाई और शौहर के लिए औरतों की कुर्बानी गिनवा रही थी। उसे ज़रा बराबर शर्म नहीं आई कि अब वो शादीशुदा थी। अरीब हैरान भी था कि अभी चंद लम्हे पहले वो माहिरा को एक बेंच पर छोड़कर आया है। इतनी जल्दी वो यहाँ कैसे पहुँच गई? उसने वापस इस बेंच की जानिब देखना मुनासिब ना समझा और इस बदतरीन मंजर को देखकर आग बबूला हो गया। इसके माथे की रगें तन गई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, खबीस इंसान। अरीब गज़ब से गुर्राते हुए उन दोनों की जानिब दौड़ा था। माहिरा खौफ व हैरत से अरीब को देखते हुए साइड पर हट गई थी, जबकि वो लड़का पहले हैरत से उसे देखता रहा, फिर हवास भागता होते हुए वहाँ से सरपट भागा था। उस लड़के के खून का प्यासा अरीब सुल्तान भी उसके पीछे दौड़ने लगा था। उसने माहिरा की आवाज़ कहीं दूर से सुनी, जबकि माहिरा पास खड़ी थी। वो उसकी आवाज़ पर रुका नहीं बल्कि अंधाधुन भागते हुए रोड पर पहुंच गया था। उसके सर पर खून सवार था।
वो रोड के बीचों बीच दौड़ते हुए एक तेज़ रफ्तार कार से टकराया। देखते ही देखते उसका बदन खून से तर हो गया। वो वापस हॉल में लौटा तो वो सामने खड़ी थी। क्या इसमें वाकई इतनी हिम्मत थी कि ये सब करने के बाद भी वो उसके सामने खड़ी थी? क्या उसमें शर्म नाम की कोई चीज़ न थी? अरीब ने वो वाकया माहिरा के सामने दोहराया था। ये सारा वाकया सुनते ही माहिरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, हाथों में कपकपाहट आ गई, जबकि माथे पर पसीने के चंद बूंदें टपकने लगी थी। मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। वो गुस्से से गरजा था। माहिरा चंद लम्हे सख्ते की कैफियत में उसे घूरती रही, फिर अपने हाथों की उंगली से अपनी एक आंख का किनारा साफ करते हुए मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। चलो ये टॉम एंड जेरी का गेम वाइंड अप करते हैं। अब वो ज़रा संभली तो उसके तेवर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया था। वफ़ा ने पलटी खाई और बेवफाई में बदल गई। शराफत ने भी उसका दामन छोड़ दिया था। मैं किसी और की महबूबा हूँ जिसे तुम अपने निकाह में कैद किए हो। अल्लाह, वो बड़े सुकून से बोलकर उसके चेहरे की हैरत को जांचने लगी, जबकि वो मुंह खोले उसे देखता रहा, या शायद उसके गिरने की हद देख रहा था। मेरी माँ ने शर्त रखी थी कि अगर मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करूँगी तो तभी मुझे जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। ज़ीशान उन्हें पसंद नहीं था ना, तो उन्होंने ऐसी अजीब शर्तें रखना शुरू कर दी थीं। वो पुरसुकून लहजे में बोली तो अरीब सुल्तान का चेहरा हैरत के बाइस फ़क हुआ। उसने सर्द सांस बेइख्तियार ही हवा के सुपुर्द की। ज़ीशान से मुझे मोहब्बत तो थी, लेकिन दौलत से मुझे इश्क है। अब 1-2 दिन में वो मेरा हिस्सा मुझे देने वाली हैं। उसके बाद मेरा क्या मंसूबा है यकीनन तुम समझ ही चुके होगे। उसका इत्मीनान अब भी कायम था, जबकि वो तासुफ से उसे देख रहा था। तुम्हारी रगों में इतना लालच दौड़ रहा है कि जायदाद के लिए किसी से भी शादी कर लोगी। अरीब का उसकी अकल और अपनी किस्मत पर मातम करने को दिल चाहा था। वो उसकी बात के जवाब में सिर्फ शैतानी अंदाज में मुस्कुरा दी थी। चंद लम्हे खामोशी छा गई। मैं आज ही अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ, फिर सब समेट कर अपने आशिक के पास चली जाना। जाते हुए अपनी माँ से भी अपना हिस्सा मांग लेना। अरीब को अपनी आंखों में पानी जमा होता हुआ महसूस हुआ, जबकि माहिरा के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए सफ़ेदी छा गई थी। उसकी आंखों में भी पानी की तहें नज़र आने लगी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई थी, वो कहते हुए झट से पलटी। एक और धोखा खाना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। क्या मिल सकता है खाने को? अरीब की आवाज़ भर आई थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो चंद लम्हे रुक कर मुड़े जामिद साकत खड़ी रही, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चल दी, जबकि वो वीरान कमरे को घूरने लगा। मोहब्बत अक्सर बेवफाओं से ही क्यों होती है? क्या कभी बावफा लोग भी किसी से महबूब बने होंगे? उसने दिल ही दिल में सोचा था। अगले दिन का सूरज चमकने तक उसकी माहिरा से मुलाकात ना हुई और ना ही वो उसके हाल जानने आई थी। वो रात देर तक दरवाजे पर नज़रें जमाए लेटा रहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन बदले में सिर्फ मेरे साथ रहो? मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। अगले दिन वो उसके सामने आई तो वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। वो इल्तिजाए लहजे में बोल रहा था। उसका चेहरा सदियों की थकान जाहिर कर रहा था, जबकि आंखें माहिरा की तरफ से पुरउम्मीद नज़र अंदाज में देख रही थीं। मंजूर है, वो उसको मेडिसिन देते हुए नज़रें चुराते बोली थी। अरीब के चेहरे पर खुशी की रमक वाज़ह हुई। उसे भी नहीं मिलोगी ना? वो बड़ी हसरत से पूछ रहा था। वो रुक कर अफसोस से उसे देखने लगी, फिर फ़ौरन संभल गई। नहीं, वो संजीदगी से कहते हुए दवाई वाला पैकेट उठाए वहाँ से फ़ौरन चल दी। आज हमारे बेटे की पहली सालगिरह है। लीना अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट कर चुकी है। अब वो सुबह से घर में डेकोरेशन कर रही है। केक भी उसने खुद ही बेक किया था। सोसाइटी के बच्चों के लिए भी वो तोहफे ख़रीद चुकी है। अब को आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातें बना रहा हूँ। नहीं, आज सुबह बर्तन उसने मुझसे ही धुलवाए थे। केक ख़राब हो गया है अरसलान, अब दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता। वक्त कम है, अब क्या करें? वो मेरे पास आकर फ़िक्रमंदी से बोली। इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है नीली आंखों वाली गुड़िया, हम बेकरी से नया केक ले आएंगे। मैंने मोहब्बत से उसके गालों पर हाथ रखकर कहा था। वो मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। काश हम उस रोज़ बेकरी ना जाते, लेकिन ये काश बताता है कि हम किस कदर बेबस हैं। मैं केक वाला थैला थामे बेकरी से बाहर निकल रहा था। अरसलान, उसने अचानक ही पुकारा तो मैं रुक कर उसे देखने लग गया। हम अभी बेकरी में ही थे कि वो तेज़ तेज़ चलती मेरे करीब आई और मेरे साथ लिपट गई। मैं चंद लम्हे हैरान हुआ, फिर शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। लीना जानम, लोग देख रहे हैं, घर जान के रोमांस कर लेना प्लीज़, मैंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी दिल की सुननी चाहिए और बागी हो जाना चाहिए, लोगों की फ़िक्र से मुकम्मल आज़ाद, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे अपने होते हैं, पराए लोग नहीं। तो इनकी इतनी फ़िक्र क्यों? उसके अल्फाजों में बहुत खुलूस व चाहत थी। लोग देख रहे थे, लेकिन उस रोज़ उसके दिल की सुनी थी।
लीना मिकाइल, तुम मेरा दिल हो, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद बेमायने है, मैंने उसके सुनहरी बाल सहलाते हुए कहा था। और आप मेरी सांसें, दर्द की सैलाब में आप मेरी राहत हैं। चंद लम्हे बाद मैं बाहर आकर गाड़ी में केक रख रहा था। वो मेरे पीछे ही आ रही थी जब उसकी चीख सुनाई दी। उसकी चीख से केक मेरे हाथ से ज़मीन पर जा गिरा। मैंने पलट कर देखा तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। वो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। मैंने उस तक पहुंचने के लिए कदम उठाना चाहा, लेकिन मेरे कदम जाम हो गए। मेरे सीने में एक उबाल उठा और आंखें कटाव आंसू से भर गए। अरे यार, मैंने तो अच्छा सोचा था, ये नॉवेल कैसा हो गया, ये ट्रेजिक एंडिंग यार। इतनी मुश्किल से तो मैंने रीड करा और ये भी ट्रेजिक निकला। मेरा ख्याल था कि मैं सदियों वहाँ खड़ा मुजस्समा बना रहूँगा, लेकिन ये ख्याल चंद लम्हे बाद ही गलत साबित हुआ। जब मैं भागता हुआ इस तक पहुँचा, इसकी नीली आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। एक आंसू एक उसकी दाएं आंख के ज़मीन पर गिरा था। मैंने उस तक पहुँचते ही उसके गाल को हाथ लगाया। मेरा हाथ लरज़ रहा था, जबकि उसका वजूद साकत हो चुका था, वो जा चुकी थी। फिर मेरी नज़रें दूर खड़े जॉर्ज पर पड़ीं, जो हाथों में पिस्तौल थामे खड़ा था। उसके चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट थी। उसने फ़ौरन ही भागना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप ज़मीन पर बैठा उसके खून से रंगे सुनहरी बालों में हाथ फेरता रहा। मैं उसे सुनना चाहता था, पर वो खामोश थी। मैंने दोबारा उसके गालों को छुआ कि शायद वो लौट आए, पर वो नहीं आई। उसका गहरा सुर्ख खून स्ट्रीट फूड ईस्ट लंदन के ज़मीन पर बहता चला जा रहा था। उसका खून देख मेरा दिल कांप रहा था। मैंने तीसरी बार उसके गालों पर हाथ लगाया। उसने अब भी आंखें ना खोली थी। मुअज्जिज़े तो सिर्फ तूने अंबिया के लिए रखे हैं, हमारे लिए क्या है? मैं बेइख्तियार अल्लाह से शिकवा कर बैठा। अपने बेटे की सालगिरह वो नहीं देख पाई थी। उसने महज 1 साल ज़िंदगी जी थी। वो 1 साल पहले भी मुर्दा हालात में मुझे मिली थी, पर इस वक्त सानेहा बहाल था। इस वक्त सांसें बहाल थीं। अब उसकी सांसें के थम जाने के बाद मुझे क्यों ज़िंदा छोड़ दिया गया था? क्यों कोई मुझे एक गोली तक नहीं मार सका? किसी को मुझ पर रहम क्यों नहीं आया? क्या अकेले जाना ज़रूरी था क्या? नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं ज़िंदा नहीं था, मेरा वजूद मर चुका था। वो मुझे अपने साथ ही ले गई थी। मैंने अपने दाएं हाथ से उसकी गहरी नीली आंखों को बंद किया तो मेरा दिल बंद हो गया। मैं कैसे उसके बगैर रह पाऊँगा? मुझे तो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रहना था। इस पूरी कायनात में सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक औरत को ही तो चाहा था, वो भी छिन गई। क्या क़यामत की क्या किस्मत पाई है तूने अरसलान मीर? बड़ा बदबख्त ठहरा है तू। 1 साल बाद मुझे तुम्हारी सास ने पाकिस्तान से फ़ोन किया है। उसने बताया कि अरीब का एक्सीडेंट हो गया है। माहिरा इस रात हादसे के बाद अस्पताल में हाथों में सर गिराए वेटिंग एरिया में बैठी रो रही थी। जब इस बुजुर्ग खातून ने उसे मुतवज्जह किया तो फ़ौरन ही सर उठाए उन्हें देखने लगी। माहिरा को उनकी बात पर हैरानी हुई। माहिरा ने फिर पाकिस्तान फ़ोन करके अपनी सास से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि तुम इन खातून से मदद लो। जब डॉक्टर ने कहा कि अरीब कोमा में जा चुका है तो माहिरा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। बुजुर्ग खातून ने उसे रोते हुए दिलासा दिया। फिर वो माहिरा को लिए अपने घर ही चली आई थी। उन्होंने माहिरा को ज़बरदस्ती खाना खिलाया और सब्र की तलकीन की। 2-3 रोज़ तक जब माहिरा संभल गई तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। तुम दोनों के दरमियान किस चीज़ की जंग है? बुजुर्ग खातून ने नरमी से पूछा तो वो हैरत में नज़र आई थी। वो बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। अरीब मुझे बहुत अजीज़ है, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो तुम कुछ मत छुपाओ, सब बता दो, उन्होंने नरमी से पूछा था। माहिरा इन चंद लम्हात में शेषुपंज में मुब्तला रही। फिर शादी से लेकर अब तक का सब किस्सा उनके सामने रख दिया। खुदा की कसम, वो लड़की मैं नहीं थी, लेकिन वो फिर भी मुझे बदकिरदार समझता है। वो नम आँखों से गोया हुई। उसने तुम्हें ही देखा है लड़की, वो तुम ही थी। बुजुर्ग खातून ने उसे हैरान होने पर मजबूर कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलती आंटी। माहिरा उनकी बात पर चंद लम्हे बाद बोली थी। उसे शिज़ोफ्रेनिया है। उन्होंने उसे मज़ीद ताज्जुब में डाला। शिज़ोफ्रेनिया? माहिरा ने हैरत से दोहराया था। हाँ, वो एक साइकोलॉजिस्ट, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। शिज़ोफ्रेनिया या शकाक दिमागी एक नफ्सियाती बीमारी है। होश या शऊर कॉन्शियसनेस की हालत में होने वाले अवहाम डिल्यूजन और ख़ताए हिज हेलुसिनेशन की वजह से दहानी अमराज में इख्तिसासी हैसियत रखता है। शिज़ोफ्रेनिया एक नाकारा कर देने वाली जहनी कैफियत है। 10 या 20 की उम्र में इसका इजहार ख़ानदान वालों को
दोस्त अहबाबों के लिए एक इंतहाई सरसमाई कर देने वाली सूरत हाल होती है। जब मरीज़ का रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है, उसको नामौजूद चीज़ें सुनाई या दिखाई देने लगती हैं, वहम बढ़ता चला जाता है, इसकी गुफ्तगू में इज़्तिराबी और बेतरतीबी पैदा हो जाती है। वो तमाम अमवाल मिल कर मरीज़ के मुआशरे से अलग थलग कर देते हैं। इसीलिए दूसरों से रब्ता कायम रखना दुश्वार हो जाता चला जाता है। मरीज़ के लिए हकीकी और ख़याली दुनिया में फ़र्क करना मुश्किल या नामुमकिन ही हो जाता है। वो मंतिकी अंदाज में सोच विचार और तजुर्बे नहीं कर पाता। उसके अंदर की दुनिया उसके बाहर मौजूद दुनिया पर हावी होती रहती है। इसी वजह से वो मामूल के अंदाज में अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता और अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल और मुआशरे के बारे में उसका रवैया मामूल के मुताबिक नहीं रहता है और यूँ रोज़ बर रोज़ वो मुआशरे से अलग थलग होता चला जाता है। इस कैफियत को तब नफ्सी में अलामाते किनारा कशी सिम्टम विड्रॉल कहा जाता है। वो सकते की कैफियत में बता रही थी। इसकी बात सच थी। उसने वाकई तुम्हें अनजान लड़की की बाहों में देखा होगा, पर ये सब उसकी हेलुसिनेशन है। माहिरा ने सुनते हुए तकलीफ़ से आंखें मीचनी थीं। आंसू उसकी पलकों से टूट कर गिरने लगे थे। वो बहुत तकलीफ़ में था। माहिरा किसी गैर मराई नुक्ते को घूरते हुए बोली थी। इस खातून ने चंद लम्हे माहिरा को मोहब्बत से देखा, फिर उसे गले लगा लिया। अगर हम इसे ये बताएंगे कि ये सब उसकी हेलुसिनेशन है, तो वो ना तो तुम्हारा यकीन करेगा और ना ही इलाज की तरफ आएगा। बुजुर्ग खातून की आंखों में नमी ज़ाहिर हुई। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? माहिरा खौफ से लब काटते हुए इन्हें घूर रही थी। अगर वो यकीन कर ले कि वो बीमारी है, तो वो ख़ुद को पागल समझने लगेगा। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ उठाएगा। उनकी आंसू जारी थे। लहजा किसी हद तक मजबूत था। हमें इसे बताना है कि वो जो भी देखता है वो सच है। हमें उसकी बीमारी उससे छुपानी होगी। उन्होंने माहिरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। चंद लम्हे माहिरा मायने खेजी नज़रों से उन्हें देखती रही, फिर बोली थी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं उसे बताऊँगी कि वो सब कुछ सच देखता है। हम आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों के ज़रिए उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ खींच लाएंगे। माहिरा भी ख़ुद को मजबूत कर रही थी। वो तुम्हें फिर से बदकिरदार समझ सकता है, लेकिन तुम मेरी बच्चे को माफ़ कर देना। मोहब्बत में कुर्बानियाँ दी जाती हैं। मैंने कुर्बानियाँ देख रखी हैं। कहते हुए उन्होंने दर्द से आंखें मीच लीं। मुझे बस इससे सेहतयाब होते हुए देखना है, फिर चाहे वो मुझे बदकिरदार समझे या बेशरम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आंसू साफ़ करते हुए उम्मीद से मुस्कुराई। उसे 1 हफ्ते बीत चुका है। इस घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया है। कब्रिस्तान से याद आया, वो वहीं तो रहती है। क्या वो मुझे देखने आती है? उसे नहीं आना चाहिए। उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस बार मैं उसे खुद से दूर जाता नहीं देख पाऊँगा। उसे गए 1 महीना बीत चुका है। हाँ, आज मैं रो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कभी याद ना आए, लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखना चाहता हूँ। वो एक माँ बात भी यही है। वो नहीं गई। वो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। वो अब भी मेरे दिल में है, शायद सांसों में भी, पर मुझे लगता है कि वो मेरी रगों में भी आ चुकी है। ये एकदम वक्त रुक गया। 30 दिन तो गुजर गए, लेकिन मैं अभी भी उस रोड पर बैठा उसके खून से रंगे सुनहरे बालों पर हाथ फेर रहा हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं घर वापस आया हूँ। शायद मैं अब कभी नहीं लौट सकता। हाँ, मैं भी उसके साथ ही जा चुका था। एक शेर है लीना मिकाल के नाम। बिछड़ते वक्त इन आँखों में थी हमारी गज़ल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, वो हम सफ़र था। मेरी तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी थी। आज मैं आखिरी बार डायरी लिख रहा हूँ। आज स्ट्रीट फोर्ट ईस्ट लंदन में मेरा आखिरी दिन है। मैं अपना नन्हा बेटा, अपनी बे औलाद बहन को पाकिस्तान में सौंप आया हूँ। वो मेरी मतलब यार, ये स्टोरी इतनी लंबी हो गई, मुझे अब समझ में आई है। वो मेरे बेटे को बिल्कुल मेरी तरह प्यार करेगी, शायद मुझसे भी ज़्यादा। मेरा बेटा एक नई पहचान पाएगा। वो अपने बाप और अपने बाप की गहरी नीली आंखों वाली मोहब्बत को नहीं देख पाएगा। मेरा बेटा मेरे बगैर कैसे रहेगा, पर मैं उसकी माँ के बगैर कैसे रहूँगा। मुझे माफ़ करना मेरे लगते जिगर। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के बगैर सिर्फ एक माँ ही जिंदा लाश की तरह रह सकता था। मेरा दुश्मन अब तक जिंदा है, वो जिसने गहरी नीली आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। वो आज भी आज़ाद है। मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सबूत चाहिए भी किस काफिर को। खिड़की से छीन कर आती सूरज की सुनहरी शियाओं ने अरीब को बेदार किया। अरीब इन्हीं का बेटा है। इसने उठना चाहा, लेकिन एक टांग टूटने के बाइस उठ न सका था। इसी आशना में उससे मौत का मंजर दिखाई दिया, जिस मंजर ने उसकी रूह तक को तड़पा दिया था। माहिरा खून में लथपथ ज़मीन पर गिरी पड़ी थी।
इसका चेहरा, उसके बाल, उसका लिबास, सब कुछ खून से तर था। उसे ऐसे देखकर अरीब को अपने बदन में एक सर्द लहर सराहियत करती हुई महसूस हुई थी। अचानक उसके सीने में आग भड़कने लगी, आंखें शोलाबार थीं। माहिरा, उसकी ज़ोरदार आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। वो चल नहीं सकता था, फिर भी वो उठा। वो अपनी टांग पर जोर देता 2 कदम चला, फिर ज़मीन पर आ गिरा। टांगों में शदीद दर्द की लहर उठी। उसकी टूटी टांग से दोबारा खून का फुवारा फूट पड़ा। उसे दर्द की परवाह ना थी, वो बस बेजान माहिरा तक पहुंचा था। वो खुद को घसीटते हुए उस तक जा पहुंचा। माहिरा, तुम फिर धोखा देने से बाज नहीं आई। उसकी पलकों से आंसू छलक रहे थे। तुम फिर चली गई, तुम फिर बेवफाई निकल आई मुझसे दूर, बहुत दूर। वो शिद्दत दर्द के बायस बोल रहा था। तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम मेरी मोहब्बत डिज़र्व ही नहीं करती। जाओ, चली जाओ। उसकी आंखें अश्कबार थीं, आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। ज़िंदगी ने बड़े तशद्दुद कर दिया था उस पर। शायद सब मिट चुका था। चंद लम्हे वो वही उसके पास बैठा रहा, आंसू बहाता रहा। फिर उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। उसने फ़ौरन पलट कर देखा तो बुजुर्ग खातून कमरे में दाखिल हुई, पर उनके साथ कौन था? माहिरा? हाँ, वो माहिरा ही थी उनके साथ। ये मंजर ने उसे बौखलाने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ अरीब? आपकी टांगों से खून निकल रहा है। या अल्लाह, इतना खून! माहिरा एकदम ही चीखते हुए भागकर अरीब के पास पहुंची थी, जबकि वो पलटकर माहिरा को देखने लगा, जो मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन वो वहाँ कोई न था। तुम जिंदा हो? तुम मर चुकी थी ना? मैंने अभी यहाँ तुम्हें मरते देखा है। वो तुम्हारा खून? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो कभी उसकी जगह को देखता तो कभी माहिरा को। मैं ज़िंदा हूँ अरीब, मैं ज़िंदा हूँ। माहिरा ने रोते हुए उसे गले लगा लिया था। आप एम्बुलेंस को कॉल करें। अब की बार वो बुजुर्ग खातून को गोया हुई थी। अगले दिन उसे अस्पताल से लाया गया तो वो बिल्कुल खामोश बैठा था, बस गौर से माहिरा को देखता रहा। उस वाक़े के बाद उसने माहिरा को हाथ नहीं छोड़ा था। तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम चली जाओगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। वो कल रात बोला तो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। कल रात भी वो सोया नहीं, बस उसका हाथ पकड़े लेटा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे देखता कि वो ज़िंदा तो है। किसकी इजाज़त से मुझे छोड़कर गई थी? हाँ। अरीब को थोड़ी देर सोता देखकर बाथरूम चली गई तो वो उठकर दोबारा चीखने लगा। उसके बाद से अभी तक वो उसके साथ ही बैठी थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल जामिद व साकित था। आपको शेज़ोफ्रेनिया है। मुझे 2 मरतबा किसी पराये मर्द की बाहों में देखना, फिर मुर्दा हालत में देखना, ये कुछ भी हकीकत नहीं है। ये आपकी हेलुसिनेशन है। माहिरा उसके बिस्तर पर बैठी थी। वो उसकी सुनहरी बालों में अपनी मुखरूती उंगलियां फेरते नरमी से बता रही थी। हेलुसिनेशन? वो यकटक उसे देख रहा था। उसे अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस होने लगी थीं। हाँ, आपने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं जो आम इंसान नहीं देख पाते और जिनका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, वो उसे बता रही थी। 3 माह बाद वो कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की के सामने खड़ी सोच रही थी। उसने कदमों की चाप सुनती तो पलटी थी। वो सर झुकाए अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। मैंने तुम पर बहुत घटिया बहतान लगाए हैं, तुम्हें बहुत ज़ख्मी किया है अपने अल्फाजों से। वो नज़रें चुराते हुए बोल रहा था। ऐसा नहीं है, आपने जो कहा आपके केस में सब सच ही था। आपने वो सब होते देखा था। माहिरा ने मजबूती इख्तियार करते हुए कहा था। उसका दिल खौफज़दा था। चंद लम्हे वो सर झुकाए साकत रहा। हम एक साथ नहीं चल सकते। मैं एक दिमागी मरीज़ हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता हूँ, मुस्तकबिल में नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ। वो नज़रें चुराते हुए परेशानी के बाइस बोला था। फिर चंद लम्हे हाथ में पकड़ी फ़ाइल को देख रहा था। माहिरा ने भी नज़रों का रुख फ़ाइल की तरफ किया। ये तलाक के कागजात हैं, तुम इस पर साइन कर दो, उसने भरी हुई आवाज़ में कहा और पेपर्स माहिरा की तरफ बढ़ा दिए। हम दूर नहीं रह सकते, वो मुश्किल से बोल पाई थी। उसके साथ हाथ कप पकाने लगे। साथ रहना मुमकिन भी तो नहीं। वो अब भी नज़रें मिलाने से परहेज़ कर रहा था। हम मिलकर ये जंग लड़ेंगे। उसकी जानिब देखते हुए वो संजीदगी से बोली। बहुत बड़ी कीमत होगी इस जंग की। वो शिकस्त खोर लहजे में बोला था। इस बात की क्या गारंटी है कि हम दूर रहकर महफूज रहेंगे या सालों ज़िंदा रहेंगे? माहिरा की आवाज़ में एक मजबूती थी। मेरे हाथों तुम्हें चोट पहुंची तो मैं ख़ुद को कैसे माफ़ करूंगा? मुझे तो खुद से नफ़रत हो जाएगी। वो किस कदर अफसरदगी की कैफियत में बोल रहा था। मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्या तुम मुझे ये खुशी नहीं दे सकते? वो अब उसके गाल पर हाथ रखकर पूछ रही थी। मेरी तो खुशियाँ सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं। तुमसे दूर तो मैं एक पल भी न रह पाऊँ। कैसे ये उम्र कटेगी माहिरा? अब वो मजबूत नहीं था, किरचियाँ बिखर रही थीं।
वो चंद लम्हे गम में डूबा उसे देखता रहा, फिर हार मानते हुए जख्मी से मुस्कुरा दिया। माहिरा ने उसे गले लगा लिया तो दोनों के आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। ना जाने कितने लम्हे वो यूं ही एक दूसरे के संग आंसू बहाते रहे। अरसलान मीर ने अपनी मोहब्बत का कत्ल माफ़ नहीं किया था। वो 65 साल सोफिया, माहिरा और अरीब को आगे की कहानी सुना रही थी। आज पहली बार अरीब जान पाया था कि वो अरीब अरसलान मीर है। वाह, मैंने कहा था ना कि वही होगा, मतलब बिल्कुल एंड में आकर मुझे स्टोरी समझ आई। वो पहली बार अपनी माँ बाप के मुतारिफ हुआ था। पहली बार उसने अपनी गहरी नीली आंखों वाली माँ के बारे में जाना था। उस रोज़ जॉर्ज और अरसलान दोनों बैक वक्त एक दूसरे पर पिस्तौल ताने खड़े थे। मैंने अरसलान को बहुत रोका कि वो बदला मत ले, वो दफ़ा करे जॉर्ज को, वो अपने बेटे के साथ नई ज़िंदगी जिए। बुज़ुर्ग सोफिया की आंखों से आंसू छलके थे। अरीब अरसलान की आंखों में भी हालत ख़ज़ा में थी। वो चाहता तो जॉर्ज को पुलिस के हवाले कर सकता था, हमारा केस मजबूत होना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहते हुए उन्होंने अपने उम्र रसीदा हाथ उससे अपना चेहरा साफ किया था। बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया नानू? अरीब ने हैरत से पूछा था। सोफिया खातून लीना मिकाल की माँ थी। उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ 1 साल जिंदा देखा था, बाकी तो वो सांसों की साथ मुर्दा थी। अरसलान मीर की मोहब्बत ने उन्हें मुस्कुराना सिखाया था। अरसलान मीर उनकी बेटी का ऑक्सीजन बन चुका था। कुछ लोगों का मानना है कि किसी के मर जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, ठीक कहते हैं, लेकिन अरसलान मीर जैसे लोगों की ज़िंदगी रुक जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगा दिया। वो गैर मरई नुक्ते को घूरते हुए बोल रही थी। उस दिन वो घर से 2 पिस्तौल लेकर निकला था। एक पिस्तौल उसने जॉर्ज को दी, जॉर्ज के हवाले कर दिया। मैं भी उसके पीछे जॉर्ज के घर जा पहुंची थी। खुद पिस्तौल दुश्मन को दे दिया बाबा ने। मैं भी यही सोच रही थी। अरीब का हैरत से मुंह खुल गया। उसके दिल में दर्द हो रहा था। हाँ, अरसलान मीर ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझ पर गोली चलाओ जॉर्ज। मेरी मोहब्बत को मार कर तुमने मुझे मार दिया है। अब एक आखिरी बार गोली चलाओ और मुझे आज़ाद कर दो, बदले में ज़िंदगी तुम्हारी। मैंने दोनों को बहुत रोका, लेकिन कोई बाज नहीं आया था। दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे पर गोली चला दी। दास्तान अरसलान मीर ख़त्म हो चुकी थी। अपनी नज़रों में अरसलान मीर का कामयाब ठहरा था। उसने ना सिर्फ अपनी मोहब्बत के कातिल को ख़त्म किया था, बल्कि ख़ुद भी आज़ादी पाली थी। उसे आखिर चाहिए ही क्या था? बस रिहाई। लीना के बाद उसके अंदर जीने की कोई कशिश बाकी नहीं रही थी। सो वो अपनी लीना के पास जा पहुंचा था। लिखारी ने खून से ये दास्तान इश्क लिखी है, क्योंकि उनका इश्क रंग रेज़ा था। मोहब्बत की कहानी को खून से रंगने वाला इश्क। नॉवेल नेम इज़ इश्क रंगरेज़ा। घुंघरू टूट जाते हैं, लेकिन रक्स फिर भी जारी रहता है। अरसलान मीर की मोहब्बत भी कुछ यूं ही थी। लीना मिकाइल की मौत ने उसकी मोहब्बत रक्स को रोका नहीं, बल्कि और तेज़ झूमने लगी। इतना तेज़ कि वो रोशनी का एक निशान महसूस होने लगा था। शेज़ोफ्रेनिया अरीब को अपनी माँ से विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि वो उसकी पालने वाली माँ के नसीब से मिली थी। वो अपने पाकिस्तान वाले माँ बाप की रोज़मर्रा की लड़ाइयों से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार था। 12 साल बाद वो घर में बनी लाइब्रेरी में बैठा अपने बाप अरसलान मीर के लिखी डायरी पढ़ रहा था। अरीब अरसलान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें कभी जान ना पाओ, हमें कभी याद ना करो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हमेशा याद करो। खुदा हाफिज़। ये अल्फाज पढ़ते हुए उसकी आंखों से शबनमी कतरे डायरी के औराक में जज्ब हो गए। उसने आंखें मीचकर मजीद आंसुओं को बाहर की दुनिया से रोशनास करवाया था। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वो फ़ौरन ही पलटकर देखने लगा। सियाह पैंट कोट में मलबूस खड़ा एक वजीह शख्स उसे अपने सामने खड़ा एक लड़की को देख रहा था। वो शख्स इस लड़की की गहरी नीली आंखों में खोया महसूस हो रहा था। वो लड़की गहरी नीली रंग की फ़्रॉक पहने खड़ी थी। उसके छोटे सुनहरी बाल उसके माथे पर अमर बेलियों की मन लटक रहे थे। एक दूसरे के लिए उनकी चाहत दोनों की आंखों से वाज़ह थी। इस शख्स उस लड़की के करीब बैठकर उसके माथे पर बड़ी मोहब्बत से बोसा दिया था। उस लड़की की दूधिया गालों पर हया के बायस सुर्खी नुमाया हुई थी। वो दोनों काफ़ी खुश थे, किसी और देश में, किसी और भेस में। अरीब की आंखों में खुशी के आंसू थे। अचानक से वो दोनों गायब हो गए थे। आज अरीब अरसलान ने जाना था कि बीमारी आजमाइश होती है और हर आजमाइश में बेहतरी। अगर वो बीमारी में गलत चीज़ें देख सकता है तो वो किसी बिछड़े हुए प्यारे को भी देख सकता है। आज उसे अपनी हेल्यूसिनेशन पर बेहद प्यार आ रहा था। आज वो अपने माँ बाप के बनाए इस घर में मौजूद था। वो लाइब्रेरी से निकलकर लॉन में आया तो उसे ड्राइववे पर एक 11 साल लड़की ऐसी साइकिल को चलाती नजर आई जिसकी लीना हद से ज़्यादा देखभाल करती थी। आज भी इस साइकिल की टोकरी में ताज़ा गुलाब रखे हुए थे। नन्ही लड़की की आंखें गहरी नीली थीं और बाल सुनहरी।
उसने भी लीना की तरह स्कर्ट पहना हुआ था और सर पर हेड जमा रखी थी। गुड मॉर्निंग डैड, उस नन्ही लड़की ने साइकिल अरीब के करीब रोकी और मुस्कुराते हुए कहा था। राइज एंड शाइन डेयर लीज़ा। अरीब अरसलान को उसकी गहरी नीली आंखें और सुनहरी बालों से अक्सर कुछ याद आता था, फ़कत दर्द के सैलाब में राहत के नाम। ख़त्म शुद्ध। मैंने ये नावल वैसे अच्छा सोचकर रीड किया था, अब ये सैड एंडिंग हो गई, ट्रैजिक निकला एकदम ही, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मगर चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैंने ये जो भी बीमारी है इसका नेम तो पहली बार ही सुना है, मगर इस टाइप से सुना है कि हाँ इंसान हेल्यूसिनेट करता है, जो होता नहीं है वो देखता रहता है। इस टाइप से तो काफ़ी सुना है इंडियन मूवीज़ में और इंडियन ड्रामाज़ में, तो ऐसा बहुत ही होता है। और मुझे आप लोगों से ये कहना था कि मेरे चैनल पर एक प्रॉब्लम चल रही है। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। अब जो मुझे नावल रीड करना है बहुत अच्छा है, हो सकता है कि मैं वही नावल रीड। मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।